अध्याय 211। कोई भोज ऐसा नहीं जो समाप्त न हो। तारा चौक के चैरिटी डिनर में कई दिग्गज एकत्र हुए, जिसमें दिन से रात तक उपस्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। महापौर और गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, वैशाली मोरानी शामिल हुई और कुरियन परिवार से लोकेश कुरियन भी आए। ये लाइनअप शानदार रूप से भव्य था। एक प्रसिद्ध स्थानीय सुंदरी और होस्ट के मार्गदर्शन में शाम एक के बाद एक चरमोत्कर्ष के साथ सामने आई। रोहन मल्होत्रा चुपचाप एक कोने में बैठे, मुस्कुराते हुए और एक गिलास वाइन पकड़े हुए, बिना दिग्गजों के साथ शामिल होने या चापलूसी करने की कोशिश किए। उनके बगल में विनय गुप्ता बैठे थे। सूरज शर्मा को जांच के अधीन रखा गया है। उनके द्वारा किए गए अपराध उन्हें कम से कम 10 से 8 साल तक जेल में रखेंगे। उनके बिना शर्मा समूह शायद कुछ सालों तक टिक नहीं पाएगा। सूरज शर्मा के करीबी कुछ लोग, जैसे जय बोस, भी गिरफ्तार किए गए हैं, विनय गुप्ता ने रोहन मल्होत्रा को बताया, कुछ हद तक उन्हें रिपोर्ट करते हुए। फिर भी दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सूरज शर्मा ने इस बार वाकई गलत प्रतिद्वंद्वी चुन लिया, विनय गुप्ता ने अफसोस जताया। शुरू से अंत तक जिन्होंने भी रोहन मल्होत्रा का विरोध किया, विकास कुशवाहा, लक्ष्मण मिश्रा, विकास यादव, सूरज शर्मा, किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ। क्या सामान्य लोग वाकई कॉर्पोरेट निरीक्षण टीम के अभिजात वर्ग से मुकाबला कर सकते थे? विनय गुप्ता का रोहन मल्होत्रा के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। विकास यादव को भी जांच के अधीन रखा गया है। मैंने प्रबंधक चंद्र जैन को उनकी जवाबदेही का पीछा करने के लिए नामित किया है। मुझे लगता है प्रबंधक जैन सहमत होंगे। विनय गुप्ता की आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक अनायास उभर आई। जिस क्षण से विनय गुप्ता को एहसास हुआ कि चंद्र जैन का रोहन मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा था, वे चुपचाप इस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में निरीक्षण टीम के साथ चालबाजी करना कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया। वर्तमान में आपकी स्थिति के बारे में मैं आपकी उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव करना चाहता हूं, विनय गुप्ता ने टटोलते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वे अभी तक उप महाप्रबंधक स्तर पर नहीं थे। अभी भी 15 मिनट की कदकाठी की कमी थी। श्री विनय, मैं यहाँ अब 3 महीने से हूँ, है ना? रोहन मल्होत्रा ने मंच की ओर देखा और अचानक बोल पड़े, धीरे से पूछते हुए। विनय गुप्ता ने सिर हिलाया, उनकी नज़र जटिल भावनाओं के साथ टिमटिमाई, यह अनुभव करते हुए कि रोहन मल्होत्रा क्या कहने वाले थे। अब जाने का समय है, रोहन मल्होत्रा ने कहा, और अप्रत्याशित रूप से थोड़ा अनिच्छा महसूस की। उन्होंने गंभीरता से विनय गुप्ता की ओर देखा और गंभीरता से जोड़ा, वास्तव में आप बुरे इंसान नहीं हैं। विनय गुप्ता, हालांकि शुरू में उनका उपयोग करने का इरादा रखते थे, ने बाद में बहुत प्रयास किया और एक दृढ़ रुख अपनाया, जिसकी रोहन मल्होत्रा ने सराहना की। यदि वे रहना जारी रखते तो रोहन मल्होत्रा को महाप्रबंधक की स्थिति को चुनौती देनी पड़ती, जिसके लिए अनिवार्य रूप से विनय गुप्ता को हटाना और उनकी स्थिति हथियाना पड़ता। रोहन मल्होत्रा ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ अब कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं था, और दैनिक कार्यों पर निर्भर रहकर उन्हें नहीं पता था कि उनकी पदोन्नति कब होगी। रोहन मल्होत्रा ने जाने का निर्णय लिया था। आखिरकार उत्तर सूर्य समूह के पास अनगिनत सहायक कंपनियां थीं। विनय गुप्ता बहुत प्रभावित हुए। निरीक्षण टीम का मूल्यांकन समाप्त हो रहा था और जाना सामान्य था। विनय गुप्ता ने एक परीक्षा के बाद के छात्र की तरह निरीक्षण टीम के अंतिम मूल्यांकन की प्रतीक्षा की। रोहन मल्होत्रा का टिप्पणी, आप बुरे इंसान नहीं हैं, ने उनके भीतर कुछ उत्साह जगाया। सभी भोजों का अंत होना ही है। मुझे आशा है कि मुझे फिर से आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। विनय गुप्ता का लहजा बदल गया, क्योंकि उन्होंने सम्मानपूर्वक अधिक औपचारिक आप का उपयोग किया। ये चापलूसी नहीं थी, क्योंकि निरीक्षण टीम का रुतबा उनसे ऊंचा था। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिना एक शब्द कहे विनय गुप्ता खड़े हुए, हल्के से झुके और सामने की ओर चले गए। यह आखिरकार सेंट्री निर्माण का भव्य भोज था, और महाप्रबंधक के रूप में वे हमेशा जनता की नजरों से बाहर नहीं रह सकते थे। अब मैं महापौर को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मंच पर सुंदर होस्ट ने पुकारा, जिससे उत्साहपूर्ण तालियां गूंजीं। रोहन मल्होत्रा ने अपनी नजर टिका दी। चैरिटी धन संग्रह खंड समाप्त हो चुका था, जिसमें इंद्रपुर की सरकार और नवमेघ ने संयुक्त रूप से एक नया फाउंडेशन स्थापित किया था। महापौर मंच पर आए, उपस्थित लोगों के परोपकारी कार्यों की पूरी तरह से सराहना की और सेंट्री निर्माण के योगदान को मान्यता दी। फिर महापौर ने बात बदली, मेरे पास साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबर है। एक हरे भरे पर्यावरण अनुकूल लैंडमार्क के लिए चयन शुरू किया गया है, और तारा चौक आधिकारिक रूप से इंद्रपुर के शीर्ष 3 लैंडमार्क्स में से एक बन जाएगा। ये खबर अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक थी। स्थल तुरंत गूंज उठा। रोहन मल्होत्रा वहां बैठे थे, परियोजना पर उत्साहित लोगों जैसे चंद्र दयाल, चेतन और विकास को देख रहे थे, जो बच्चों की तरह उत्साहित थे, जिससे वे खुद भी हंसी में फट पड़े। इसके बाद इन लोगों को भी भरपूर फसल मिलनी चाहिए। यह आपके हक का है, रोहन मल्होत्रा ने चुपके से सोचा।
इस चैरिटी गाला के बारे में रोहन मल्होत्रा का एकमात्र अफसोस ये था कि वैशाली खन्ना नहीं आई थी। कहा गया था कि उनके पास अंतिम समय में कुछ काम आ गया था। रात के इस समय क्या आ सकता था, खासकर यहाँ जहाँ उनकी प्रिय वैशाली मोरानी मौजूद थी। वैशाली। हाल ही में रोहन मल्होत्रा को तेजी से लग रहा था कि वैशाली खन्ना का मूड सूक्ष्म रूप से ठीक नहीं था, जैसे कि कुछ उन्हें परेशान कर रहा हो। रोहन मल्होत्रा थोड़ा विचलित हो गए। प्रोजेक्ट मैनेजर रोहन मल्होत्रा, आप कहाँ हैं? आइए और कुछ शब्द कहें। मंच पर महापौर ने मुस्कुराते हुए पूछा, भीड़ में उनकी तलाश करते हुए। दर्शकों में कई लोग जो रोहन मल्होत्रा को नहीं जानते थे, हैरान दिखे। आखिरकार वह महापौर थे जो व्यक्तिगत रूप से एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। ये बस अकल्पनीय था। रोहन मल्होत्रा, आइए, शर्माए मत, लोकेश कुरियन ने माइक्रोफोन पकड़कर मजाक किया। बड़े लोग गहरे प्रभावित हुए। यह मास्टर लोकेश नवमेघ का सबसे बड़ा बेटा था। उपस्थित कितने दिग्गज उनके साथ नजदीकी करना चाहते थे और ऐसा लगता था कि वह रोहन मल्होत्रा से परिचित था। लहजे से वे काफी करीब लगते थे। ये प्रभावशाली था। रोहन मल्होत्रा, आइए, कुछ शब्द कहें। मैं विशेष रूप से आपके डिनर के लिए यहाँ आया हूँ, वैशाली मोरानी ने भी माइक्रोफोन पकड़कर कहा। वैशाली रानी वास्तव में रोहन मल्होत्रा को जानती थीं। हर शीर्ष बॉस हैरान था। महापौर, लोकेश कुरियन, वैशाली मोरानी, 3 शीर्ष हस्तियां सभी इस रोहन मल्होत्रा को आमंत्रित कर रही थीं। ये व्यक्ति आखिर कौन था? क्या ये हो सकता था कि वह वही था जिसने तारा चौक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चैरिटी डिनर को संभव बनाया था? आखिरकार दिग्गज अच्छी तरह से जानते थे कि सूरज शर्मा ने पहले सेंट्री निर्माण और तारा चौक पर कितना दबाव डाला था। और फिर भी तारा ने अचानक बाजी पलट दी। शीर्ष हस्तियों ने समर्थन के लिए उपस्थिति दर्ज की। वे सोच रहे थे कि सेंट्री निर्माण ने ऐसी शक्ति कैसे जुटाई। इसे उत्तर सूर्य समूह के संचालन से जोड़ना उचित नहीं था, क्योंकि आज एक भी उत्तर सूर्य का बड़ा व्यक्ति नहीं दिखा। इसके साथ ये रोहन मल्होत्रा ही होना चाहिए। विभिन्न उद्योगों के दिग्गज विस्मय और श्रद्धा के साथ इधर उधर देख रहे थे, केवल ये देखने के लिए कि एक युवा व्यक्ति एक गिलास वाइन पकड़े पीछे से सामने की ओर जा रहा था। सभी ने चुपचाप उनके लिए रास्ता बनाया, उस युवा को विस्मय और आश्चर्य के साथ देखते हुए, उस चेहरे को स्मृति में उतार लिया। आज के बाद रोहन मल्होत्रा का नाम पूरे इंद्रपुर में जाना जाएगा। इस क्षण यहाँ के उत्सवपूर्ण और शुभ वातावरण के विपरीत चंद्र जैन, जो पहले ही इंद्रपुर छोड़कर दूसरे शहर में थे, एक कमरे में हर चीज को तोड़ रहे थे जो तोड़ा जा सकता था। वे एक क्रोधित शेर की तरह थे, आंखें लहूलुहान, चेहरा क्रूर। जैसे ही वे गरजे, विकास यादव, तुम हरामी। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत की। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मौत भयानक हो, भयानक। ये तुम ही हो, रोहन मल्होत्रा, इसके पीछे तुम हो। तुमने मेरा एक और तुरुप का पत्ता छीन लिया। मैं तुम्हारे साथ एक आकाश नहीं बांटूंगा। एक के बाद एक व्यक्ति को कोसने के बाद फेंकने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। चंद्र जैन का फोन बजा और उन्होंने इसे भी तोड़ने के इरादे से बाहर निकाला, लेकिन आने वाले नंबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। कुछ सांसों के बाद चंद्र जैन का गुस्सा और क्रूर अभिव्यक्ति हवा में गायब हो गई। उन्होंने शांति और नम्रता से फोन उठाया, जिसमें थोड़ा सम्मान था। हेलो, क्या ये निरीक्षण टीम है? महाप्रबंधक चंद्र जैन, विकास यादव के मामले के बारे में हमने निगम को सूचित किया है कि इस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अब के लिए विनय गुप्ता के अलावा अपनी सहायक कंपनियों के किसी भी अन्य प्रबंधन कर्मियों को न छुएं। विनय गुप्ता को प्रांतीय उद्योग प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। ठीक है। चंद्र जैन का चेहरा सूक्ष्म रूप से बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट खुशी के साथ सहमति जताई। इस बार विनय गुप्ता वाकई पदोन्नति पा रहे थे। अध्याय 212। मिस, अब जाने का समय है। फोन काटने के बाद चंद्र जैन का चेहरा बदलता रहा। विकास यादव की आधिकारिक गिरफ्तारी की खबर मिले हुए केवल 1 घंटा हुआ था जब निरीक्षण टीम का फोन आया। ये गति भयावह थी। अब गुस्सा करने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से किसी भी छिपे खतरे को खत्म करना होगा। सौभाग्य से विकास यादव के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मुझे विश्वास है कि वह इतना मूर्ख नहीं है। चंद्र जैन ने सावधानी से काम किया, कभी कोई ढीला सिरा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। निरीक्षण टीम किसी भी चीज में सेंध लगा सकती थी। इस बार विनय गुप्ता ने जैकपॉट मारा और पदोन्नति पा ली। इस आदमी को अब मैं छू नहीं सकता, वरना ये निरीक्षण टीम का ध्यान आकर्षित करेगा। चंद्र जैन ने जल्दी से मन बना लिया और फोन उठाकर कॉल किया। कमबख्त विकास यादव, तुम पैसा कमाते हो और मुझे तुम्हारा गंदा काम साफ करना पड़ता है। आने वाले लंबे समय तक चंद्र जैन ने इस मामले को लेकर मन में शिकायत रखी और फिलहाल उन्होंने सुर्खियों से बचने के लिए चुपके से रहना चुना। चैरिटी आयोजन में रोहन मल्होत्रा ने सब कुछ उचित ढंग से संभाला, जिससे उपस्थित सभी दिग्गजों से एकमत प्रशंसा मिली।
हालांकि उन्हें इस युवा व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वे दृढ़ता से मानते थे कि वह किसी कुलीन परिवार से होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उनके पास ऐसी शालीनता नहीं होती। उस शाम रोहन मल्होत्रा ध्यान का केंद्र बन गए। चैरिटी आयोजन देर रात तक चला और अंततः समाप्त हुआ। प्रोजेक्ट टीम बहुत संतुष्ट थी। तारा चौक एक सफलता थी, उनकी इच्छाएं पूरी हुईं और एक शानदार बोनस और लंबी छुट्टी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसा कि विनय गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था। विनय गुप्ता संतुष्ट थे। तारा चौक परियोजना कंपनी के प्रदर्शन को काफी बढ़ाने वाली थी, जिससे उन्हें पदोन्नति के लिए एक अतिरिक्त चिप मिली, और रोहन मल्होत्रा द्वारा व्यक्त संतुष्टि समूह द्वारा एक समर्थन थी। विनय गुप्ता स्पष्ट रूप से पदोन्नति की महिमा देख सकते थे। गुरु सुरेंद्र कायस्थ संतुष्ट थे, क्योंकि उनकी कृति इंद्रपुर में एक लैंडमार्क बन गई थी, जो एक बड़े उत्सव का कारण थी। महापौर संतुष्ट थे। चैरिटी आयोजन ने बड़ी मात्रा में धन जुटाया था और व्यापार, मनोरंजन और समाचार क्षेत्रों से गरीब क्षेत्रों की ओर एकजुट ध्यान से गरीबी उन्मूलन कार्य अधिक प्रभावी होगा। लोकेश कुरियन और वैशाली मोरानी ने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने एक सहयोग समझौता किया था जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था। एक शब्द में, हर कोई प्रसन्न था। चैरिटी आयोजन की सफल मेजबानी परियोजना की एकजुटता, परियोजना की छवि और सरकारी सद्भावना को 7 अंकों से बढ़ाती है। वर्तमान मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अंक 2 गुने हैं और 7 और अंक जोड़े जाते हैं। आपके वर्तमान कुल अंक प्रबंधक स्तर पर 99 हैं, उप महाप्रबंधक स्तर से 1 अंक दूर। रक्तकमल की अंक जोड़ने की आवाज ने रोहन मल्होत्रा को चौंका दिया। खुशी के साथ थोड़ी हास्यास्पद निराशा भी थी। बस एक और अंक और वह उप महाप्रबंधक स्तर तक पहुंच जाते, लेकिन यह वही एक अंक था जो उनकी कमी थी। क्या आप शायद मुझे एक और अंक दे सकते हैं? रोहन मल्होत्रा ने टटोलते हुए पूछा। रक्तकमल ने उन्हें साफ और निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। चैरिटी आयोजन के बाद रोहन मल्होत्रा ने विदाई ली और जल्दी से अपने अपार्टमेंट की ओर लौट गए। हालांकि वे बहुत थके हुए थे, वे बहुत उत्साहित भी थे। रोहन मल्होत्रा ने वैशाली मोरानी से हस्ताक्षरित नवीनतम एल्बम लिया था, जिसे वे वैशाली खन्ना को देने का इरादा रखते थे। लेकिन जब वे वैशाली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पूरे 5 मिनट तक खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उनके कॉल भी अनुत्तरित रहे। शायद वह व्यस्त है, बाद में मिस्ड कॉल देखकर मुझे वापस कॉल करेगी। रोहन मल्होत्रा ने खुद को सांत्वना दी और अपने घर लौट गए। एक साधारण स्नान के बाद रोहन मल्होत्रा पूरी तरह से थककर बिस्तर पर ढह गए। वे बिना कपड़े बदले ही गहरी नींद में सो गए। इसी बीच एक निश्चित कार्यालय में, ये वह जगह थी जहां वैशाली खन्ना अपनी कक्षाएं तैयार करती थीं। वैशाली खन्ना चुपचाप अपने डेस्क पर बैठी थीं, भावहीन रूप से अपने सामने खड़े कई लोगों का जायजा ले रही थीं। कुछ अच्छे कपड़ों में सजे मजबूत पुरुष उनके सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे, जिनका नेतृत्व एक नाजुक दिखने वाला युवा कर रहा था, जिसके होंठ गुलाबी और दांत सफेद थे, जो इंटरनेट मानकों के अनुसार फ्रेश मीट माना जाता। मिस, हम आपको लेने आए हैं, उस सुंदर युवा ने मुस्कान और सम्मानपूर्ण तरीके से वैशाली खन्ना से कहा। वैशाली खन्ना की भौहें हल्के से सिकुड़ीं। लक्ष्मण वर्मा, क्या मेरे पिता ने आपको भेजा है? वैशाली खन्ना ने पूछा। बेशक, यह मालिक का आदेश था, लक्ष्मण वर्मा ने परिष्कृत शालीनता के साथ जवाब दिया। तो उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि अभी समय नहीं हुआ है? वैशाली खन्ना ने डेस्क पर रखे अलार्म घड़ी की ओर इशारा किया और शांति से कहा, हमारे समझौते के अनुसार भी मेरे पास अभी 1 घंटे से अधिक समय है ना? हाँ, लक्ष्मण वर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता या आपत्ति नहीं करता। अच्छा, जब तक आप इसे स्वीकार करते हैं। वैशाली खन्ना खड़ी हुई। मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने। वैशाली खन्ना ने टेबल का चक्कर लगाया और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन एक सूटधारी बॉडीगार्ड ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। मुझे खेद है मिस, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती, बॉडीगार्ड ने कहा। लक्ष्मण वर्मा, इसका क्या मतलब है? वैशाली खन्ना ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। मासूमियत से कंधे उचकाते हुए लक्ष्मण वर्मा की नाजुक आवाज ने सलाह दी, मिस, इस समय लगाव और अनिच्छा की क्या जरूरत? यह आपके लिए अच्छा नहीं है, और निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनकी आप परवाह करती हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ, छोड़ दें, लक्ष्मण वर्मा ने बहुत ईमानदारी से बोला। वैशाली खन्ना थोड़ा गुस्सा हो गईं, उन्होंने अपना फोन निकाला, लेकिन ये देखकर हैरान रह गईं कि कोई सिग्नल नहीं था। ये बेकार है, हमने इस इमारत में सिग्नल ब्लॉक कर दिए हैं, लक्ष्मण वर्मा ने हंसते हुए कहा, और जल्द ही आपके सभी संपर्क साधन नष्ट कर दिए जाएंगे। आपके पास 1 घंटा है, लेकिन आप इसे केवल यहीं बिता सकती हैं। ऐसे संपूर्ण उपाय। वैशाली खन्ना ने अपने निचले होंठ को काटा, फोन को एक तरफ फेंक दिया और जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की। मैं देखना चाहूंगी कि मुझे कौन रोक सकता है। वे विद्रोही हो गईं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। उन्हें रोकने वाला बॉडीगार्ड, जल्दबाजी में, ने वैशाली खन्ना के कंधे पर हल्के से धक्का दिया और फुसफुसाया, मिस, कृपया हमारे लिए इसे मुश्किल न करें। किसने तुम्हें मिस को छूने की इजाजत दी?
बॉडीगार्ड की आवाज खत्म होने से पहले एक ठंडी आवाज उनके बगल से उठी और बॉडीगार्ड के माथे पर तुरंत पसीने की बड़ी बूंदें उभर आईं क्योंकि उसने आतंक में लक्ष्मण वर्मा की ओर देखा। सुंदर और सौम्य लक्ष्मण वर्मा, उनका चेहरा गहरा और उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी चमक रही थीं। श्री लक्ष्मण, मुझे खेद है। तुमने मुझ पर गलती नहीं की। जिस व्यक्ति से तुम्हें माफी मांगनी है वह मिस हैं। लक्ष्मण वर्मा ने उदासीन आवाज में बोला और हालांकि वह बॉडीगार्ड से छोटा था, उसने तेजी से हरकत की जिससे सभी को केवल एक धुंधला साया दिखाई दिया। वैशाली खन्ना को धक्का देने वाला बॉडीगार्ड आतंक में देखता रहा क्योंकि लक्ष्मण वर्मा की खंजर उसकी अपनी बाह में गहराई तक घुस गई। आह! बॉडीगार्ड की चीख अभी शुरू ही हुई थी कि लक्ष्मण वर्मा की हथेली ने उसकी ठुड्डी के नीचे मारा। वह बड़ा आदमी अपनी आंखें पलटकर बेहोश हो गया। इसे बाहर ले जाओ, लक्ष्मण वर्मा ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। तुरंत लोग आए और उस बड़े आदमी को ले गए। मिस को डर गया है, लक्ष्मण वर्मा ने धूप सा चेहरा लिए मधुर आवाज में वैशाली खन्ना से माफी मांगते हुए कहा। वैशाली खन्ना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मिस, कृपया बाहर जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उनका कर्तव्य आपको रोकना है, बेशक, लेकिन अगर उन्होंने आपको छूने की हिम्मत की तो मैं अगली बार इतना नर्म नहीं होऊंगा। वैशाली खन्ना के दयालु दिल को जानते हुए लक्ष्मण वर्मा ने एक पेचीदा स्थिति बनाई। उन मजबूत पुरुषों के चेहरे भावहीन थे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बाद में लक्ष्मण वर्मा ने एक सीट ढूंढी, मुस्कुराते हुए बैठ गए और घड़ी देखते हुए प्रतीक्षा करने लगे। अगर मिस ने कहा कि उनके पास 1 घंटा है तो उनके पास 1 घंटा था। वैशाली खन्ना ने अपने निचले होंठ को काटा, उनका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद वे लक्ष्मण वर्मा के पास गईं। मैं आपके साथ जा सकती हूँ, मैं किसी से मिलने से बच सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मण वर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे लिए किसी को एक संदेश पहुंचा दें। लक्ष्मण वर्मा की मुस्कान फीकी पड़ गई, उन्होंने पहले कभी मिस को विनती शब्द कहते नहीं सुना था। लंबे समय बाद लक्ष्मण वर्मा ने सिर हिलाया, मैं आपसे वादा करता हूँ। अध्याय 213, प्रस्थान से पहले। रोहन मल्होत्रा की नींद तब खुली जब सूरज पहले से ही आकाश में ऊंचा था। हालांकि उन्होंने कपड़ों में ही सोया था, नींद मीठी और गहरी थी। इन दिनों वे पूरी तरह से थक चुके थे। आखिरकार रक्तकमल की सहायता शारीरिक वृद्धि नहीं थी और रोहन मल्होत्रा लोहे के बने नहीं थे। गहरी नींद लेने के बाद रोहन मल्होत्रा को शरीर और मन दोनों में राहत महसूस हुई। परियोजना पूरी होने के साथ उनका सेंट्री निर्माण में और रहने का कोई इरादा नहीं था और स्वाभाविक रूप से वे काम पर जाने की जल्दी में नहीं थे। लापरवाही से चंद्र दयाल को एक संदेश भेजकर सूचित करने के बाद रोहन मल्होत्रा धीरे धीरे बिस्तर से उठे, आराम से स्नान किया और फिर धीरे धीरे नीचे गए। रोहन मल्होत्रा ने 2 नाश्ते खरीदे और फिर वैशाली खन्ना के दरवाजे पर दस्तक दी। हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला और उनका फोन बंद लग रहा था। रोहन मल्होत्रा ज्यादा चिंतित नहीं थे, कभी कभी वैशाली ऐसा करती थी, शायद वे कक्षा पढ़ा रही थी। बाद में मैं जितेंद्र मोटवानी से पूछूंगा, स्कूल के प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि उनके कर्मचारी कहाँ पढ़ा रहे हैं, रोहन मल्होत्रा ने अपने नाश्ते खाते हुए सोचा। इसी क्षण विनय गुप्ता मुख्यालय में मामलों से निपट रहे थे। पिछले दिन खूब शराब पीने और मनोरंजन करने के बावजूद वे हमेशा की तरह काम पर गए। एक बार जब व्यक्ति मेहनत की आदत डाल लेता है तो धीमा करना मुश्किल हो जाता है। विनय गुप्ता व्यस्त थे जब उनके कार्यालय का फोन बजा। हेलो, विनय गुप्ता ने रिसीवर उठाया और उसे कान से लगाया, लापरवाही से पूछते हुए। यह एक आंतरिक फोन था, बाहरी कॉल सचिव के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते थे, इसलिए पहला जवाब देने वाला निश्चित रूप से कोई आंतरिक व्यक्ति होता। विनय गुप्ता वर्तमान में उत्तर सूर्य समूह के पूर्वी चीन क्षेत्र में इंद्रपुर शहर की रियल एस्टेट कंपनी सेंट्री निर्माण के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत। दूसरी ओर से व्यक्ति ने विनय गुप्ता की स्थिति की घोषणा की। विनय गुप्ता ने भौहें सिकोड़ लीं, जिज्ञासा से हैंडसेट की ओर देखते हुए। कंपनी के लोग आमतौर पर उनसे इस तरह बात नहीं करते थे। मैं उत्तर सूर्य समूह की निरीक्षण टीम का सदस्य हूं। आईडी नंबर। कॉल करने वाले ने तुरंत अपनी पहचान बताई और विनय गुप्ता चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संयत किया। हालांकि वे चंद्र जैन की तरह पहचान सत्यापित करने में उतने सावधान नहीं थे, लेकिन ये तथ्य कि कॉल करने वाला उनके साथ आंतरिक लाइन पर बात कर सकता था ने उन्हें कुछ हद तक विश्वास दिलाया। मैं जान सकता हूं कि यह किस बारे में है? विनय गुप्ता ने सावधानी और विनम्रता से पूछा। विनय गुप्ता, समूह के नियुक्ति के अनुसार आपको एक निश्चित प्रांत में प्रांतीय प्रमुख के रूप में भेजा जाना है, जो उस प्रांत में समूह के स्वामित्व वाली सभी उद्योगों की देखरेख करेगा। क्या आप नियुक्ति स्वीकार करते हैं? दूसरी ओर से व्यक्ति ने कहा। प्रांतीय प्रमुख। विनय गुप्ता का शरीर कांप उठा। क्या उन्हें पदोन्नति मिल गई थी? ये बस अविश्वसनीय था और पदोन्नति सीधे एक छोटे क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका में थी, जो अभी भी चंद्र जैन की बड़ी क्षेत्रीय जिम्मेदारी से बहुत दूर थी, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति की तुलना में यह एकदम अलग थी। क्या आप स्वीकार करते हैं? फोन पर आवाज ने फिर से पूछा।
ऐसे अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता थी, और यदि विनय गुप्ता ने मना किया तो कॉल तुरंत काट दिया जाता और उनकी पदोन्नति समाप्त हो जाती। मैं स्वीकार करता हूं, विनय गुप्ता ने गहरी सांस ली और इन 3 शब्दों को जोर देकर कहा। फिर भी उनकी आवाज में हल्का कंपन था। प्राप्त हुआ। औपचारिक दस्तावेज जल्द ही आपके व्यक्तिगत ईमेल पर भेजा जाएगा और घोषणा 24 घंटों के भीतर पूर्वी चीन क्षेत्र की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। दूसरी ओर से आवाज शांति से बोली। फिर कॉल समाप्त हो गई। बिजी टोन लंबे समय तक चलती रही और विनय गुप्ता अभी भी रिसीवर पकड़े हुए स्तब्ध खड़े रहे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कल्पना नहीं कर पा रहे थे, नियुक्ति इतनी जल्दी आ गई थी। विनय गुप्ता ने ड्रैगन के द्वार को लांघ लिया था। विनय गुप्ता ने फोन रखा और एक लंबी, राहत भरी सांस छोड़ी। अगर इस समय कोई अंदर आता तो वे आश्चर्यचकित होकर देखते कि श्री विनय, जो हमेशा अपनी शांति बनाए रखते थे, के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। धन्यवाद, रोहन मल्होत्रा। नहीं, श्री रोहन। धन्यवाद। विनय गुप्ता अनायास बुदबुदाए, उनका सीना रोहन मल्होत्रा के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। जैसे एक पुराना घोड़ा अपने मालिक को ढूंढ लेता है, उनका जीवन रातों रात बदल गया। इस क्षण नाश्ते की मेज साफ करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने अचानक अपने दिमाग में एक अधिसूचना सुनी। सहायक परियोजना सफल। सहायक कंपनी के प्रमुख विनय गुप्ता के प्रदर्शन और नौकरी पदोन्नति को प्रभावित किया। एक अंक जोड़ा गया। अंक दोगुने नहीं हो सकते और आपका कुल स्कोर प्रबंधकीय स्तर पर 100 अंक तक पहुंच गया है। उप महाप्रबंधक स्तर पर आपकी पदोन्नति के लिए बधाई। नई सहायक प्रणाली जोड़ी गई। रोहन मल्होत्रा खुशी से अभिभूत हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सहायक प्रणाली के नए कार्यों की जांच कर पाते, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस सुबह इतनी जल्दी कौन हो सकता था? रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर थोड़ा प्रत्याशा महसूस की। क्या ये वैशाली की वापसी हो सकती थी? रोहन मल्होत्रा को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वे जल्दी से दरवाजा खोलने गए। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे पर एक नाजुक चेहरों वाला युवा खड़ा था, जो थोड़ा मोहक भी लग रहा था, और उसने रोहन मल्होत्रा को हल्की मुस्कान के साथ देखा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? रोहन मल्होत्रा ने हैरानी से पूछा। क्या आप रोहन मल्होत्रा हैं? उस मोहक युवा ने रुचि के साथ पूछा, रोहन मल्होत्रा को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। रोहन मल्होत्रा से पुष्टि मिलने के बाद उसने फिर से मुस्कुराया। मैं लक्ष्मण वर्मा हूं। किसी ने मुझसे आपको एक संदेश देने को कहा था। रोहन मल्होत्रा ने उस व्यक्ति को देखा, नहीं जानते क्यों, लेकिन उनके दिल में एक तीव्र अजीबता महसूस हुई, एक भारी सनसनी। शायद ये छठी इंद्रिय थी। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उन्होंने एक तरफ हटकर कहा, कृपया अंदर आएं। जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक संदेश है, लक्ष्मण वर्मा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। रोहन मल्होत्रा रुक गए, जोर नहीं दिया। बताए, रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मण वर्मा को घूरते हुए कहा। 3 साल का वादा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लक्ष्मण वर्मा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने इन शब्दों को धीरे से बुदबुदाया। किसी पुरुष के लिए किसी दूसरे पुरुष से इस तरह की बातें लगभग छेड़छाड़ वाले लहजे में कहना कुछ लोगों के लिए असहनीय होता, लेकिन रोहन मल्होत्रा के लिए नहीं। उनकी आंखें हल्के से सिकुड़ी और वे चुप हो गए। मैं समझ गया, रोहन मल्होत्रा ने धीरे से जवाब दिया, बिना किसी भावनात्मक उत्तेजना के। उनकी प्रतिक्रिया लक्ष्मण वर्मा की अपेक्षाओं से परे थी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा या पूछा, कितना अजीब आदमी। लक्ष्मण वर्मा ने रोहन मल्होत्रा को एक गहरी नज़र से देखा। मैं आपको एक और व्यक्तिगत संदेश दूंगा। लक्ष्मण वर्मा ने मुड़कर अपनी जेब में हाथ डाले और धीरे धीरे चले गए। छोड़ दो। रोहन मल्होत्रा ने चुपचाप उन्हें जाते हुए देखा, चुपके से घर लौटे और दरवाजा बंद कर लिया। 3 साल का वादा उनके और वैशाली के बीच का समझौता था। अब वैशाली बिना अलविदा कहे चली गई थी, फिर भी उन्होंने किसी को ये संदेश देने को कहा था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दरवाजे के सहारे टिके हुए रोहन मल्होत्रा ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उनकी नसें उभर आईं। 3 साल में मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हमारे बीच में खड़ी कोई भी समस्या अब समस्या नहीं रहेगी। रोहन मल्होत्रा ने उस वादे को दोहराया जो उन्होंने तब किया था। उन्होंने चुपके से अपने किराए के घर का जायजा लिया। इस जगह को छोड़ने और ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय था ताकि वैशाली से फिर से मिल सकें। अल्पविराम। अगले दिन हरीश तिवारी के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उन्होंने इसे खोला तो अपार्टमेंट संपत्ति का सहायक वहां था। क्या बात है? हरीश तिवारी ने जिज्ञासा से पूछा। आपके बगल में रहने वाले सज्जन ने आज सुबह चेकआउट किया। उन्होंने मुझे यह आपको एक दोस्त की याद के रूप में देने को कहा, सहायक ने एक डिब्बा सौंपते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा चले गए। स्तब्ध। हरीश तिवारी ने डिब्बा खोला। अंदर एक पेंडेंट था, एक हरे रंग का कांच प्रकार का पन्ना पेंडेंट। चले गए। हरीश तिवारी बुदबुदाए, काफी समय तक वास्तविकता में वापस नहीं आ पाए। काम पर चंद्रदयाल, चेतन, विकास और अन्य लोग रोहन मल्होत्रा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बजाय विनय गुप्ता एक नियुक्ति नोटिस के साथ आए।
तत्काल प्रभाव से चंद्र झा सेंट्री निर्माण में उप महाप्रबंधक का पद संभालेंगे। मुख्य इंजीनियर चेतन तारा शॉपिंग चौक के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। और विकास, आप उप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, विनय गुप्ता ने कहा। उनके चेहरे पर खुशी छिप नहीं रही थी। सज्जनों, मैं एक प्रांत में नई पोस्ट के लिए स्थानांतरित हो रहा हूं। अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। प्रबंधक रोहन मल्होत्रा का क्या? चंद्र दयाल और अन्य लोगों ने उत्सुकता से पूछा। श्री रोहन, विनय गुप्ता की आवाज में हिचकिचाहट थी। फिर उन्होंने निश्चितता के साथ कहा, उनके पास करने के लिए और महत्वपूर्ण चीजें हैं, और अधिक रोमांचक जगहों पर होने के लिए। अध्याय 214, गौरव के साथ घर वापसी। लंबी दूरी का बस स्टेशन। इंद्रपुर से जयपुर जाने वाली बस में रोहन मल्होत्रा खिड़की के पास बैठे बाहर की ओर निस्तेज नजरों से देख रहे थे। खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, ठीक वैसी ही जैसी कई साल पहले थी जब वे पहली बार इंद्रपुर आए थे। इसी मौसम के कारण रोहन मल्होत्रा ने अचानक अपने प्लान बदल दिए थे। हवाई जहाज या हाई स्पीड ट्रेन के बजाय एक बार फिर लंबी दूरी की बस लेने का फैसला किया। कई साल पहले वे इसी तरह के मौसम में पढ़ाई के लिए इंद्रपुर बस से आए थे, और अब सालों बाद वे उसी तरह के मौसम में बस से इंद्रपुर छोड़ रहे थे। इस बार रोहन मल्होत्रा अपने गृहनगर जयपुर में विकास के लिए वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। जयपुर और इंद्रपुर दो अलग अलग प्रांतों में हैं। जयपुर प्रांतीय राजधानी है, इंद्रपुर से अधिक समृद्ध और द्वितीय श्रेणी के शहरों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है। रोहन मल्होत्रा का घर जयपुर के पास एक कस्बे में था। वे पढ़ाई के लिए इंद्रपुर आए थे। विश्वविद्यालय के दौरान कुछ हुआ था और रोहन मल्होत्रा इंद्रपुर में कुछ हासिल करके गौरव के साथ घर लौटना चाहते थे। और अब उन्होंने कमोबेश वह लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने इंद्रपुर में अपने घर का बकाया चुका दिया था, संपत्ति को जयपुर प्रांत को प्रबंधन के लिए सौंप दिया था, और उनके बैंक खाते में अभी भी 20 लाख रुपए बचे थे। और उप महाप्रबंधक के रूप में नई पदोन्नति के साथ रोहन मल्होत्रा ने 1 करोड़ रुपए की राशि अनलॉक की थी। यानी उनके सुप्रीम बैंक कार्ड में अब कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। रक्तकमल के अनुसार प्रबंधकों के लिए अतिरिक्त आवेदन राशि को अपग्रेड के बाद रद्द कर दिया गया था, लेकिन उप महाप्रबंधक 1 करोड़ रुपए के लिए आवेदन कर सकते थे। बेशक ये आवेदन राशि अनलॉक किए गए फंड से अलग थी और केवल काम के लिए, समूह से संबंधित मामलों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। उप महाप्रबंधक स्तर की प्रणाली सहायता के बारे में सोचते हुए रोहन मल्होत्रा को यह अभी भी बहुत रोचक विशेषता लगी। जब रोहन मल्होत्रा सोच में डूबे थे तभी उनका फोन बजा। कॉल करने वाली उनकी मां थी। रोहन मल्होत्रा ने कॉल उठाया। मां, मैं बस में हूं। हाँ, परसों इसी समय तक मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, रोहन मल्होत्रा ने कहा। तुमने हवाई जहाज या हाई स्पीड ट्रेन क्यों नहीं ली, बच्चे? लंबी दूरी की बस लेना कितना खतरनाक है, रोहन मल्होत्रा की मां ने डांटते हुए कहा। उनकी आवाज चिंता से भरी थी। रोहन मल्होत्रा के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। मैं बस उस समय का अनुभव करना चाहता था। चिंता मत करो मां, कुछ नहीं होगा। रोहन मल्होत्रा हंसे। पिताजी कहाँ हैं? मेरे बगल में ही हैं, चुपके से सुन रहे हैं, मां मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। रोहन मल्होत्रा ने धीमी, कुछ शर्मिंदगी और गुस्से भरी अपने पिता की आवाज सुनी, जो जानबूझकर धीमी थी। कौन चुपके से सुन रहा है? बच्चे के सामने ऐसी बात क्यों करती हो? रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। बूढ़े साहब हमेशा उनके प्रति सख्त रहे थे और अपने बेटे के प्रति भावनाएं व्यक्त करने में शर्माते थे। रोहन, रास्ते में सावधान रहना, उनके पिताजी ने फोन लिया, एक शब्द बुदबुदाया। बाद में फोन वापस उनकी मां को सौंप दिया गया। तुम्हारा वापस आना अच्छा है। कुछ दिनों में तुम्हारी दादी का 88वां जन्मदिन है। हमारा पूरा परिवार एक बड़े पारिवारिक समारोह के लिए वहां होगा। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक और रिश्ते की बात ढूंढी है, घर आकर देख लो, वह तुम्हारे दादाजी के दोस्त की पोती है। फिर से एक अरेंज डेट। रोहन मल्होत्रा को अनायास क्षमा पांडे की याद आई और वे कुछ हद तक हैरान रह गए। लेकिन कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है, मैं तो इसे भूल ही गया था, और बूढ़ी माँ 88 की हो रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना बड़ा उत्सव है। रोहन मल्होत्रा को अचानक थोड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने कुछ खरीदा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं जयपुर पहुंचकर कुछ खरीद लूंगा। अपनी दादी के बारे में सोचते हुए रोहन मल्होत्रा को याद आया कि 80 साल की उम्र में भी बूढ़ी माँ कितनी जोश से भरी थी, बचपन से ही हमेशा उन्हें दुलारती थी। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो गई थी और उनकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। रोहन मल्होत्रा को उदासीनता महसूस हुई, लेकिन पूरे परिवार के एकत्र होने की सोच ने रोहन मल्होत्रा को कुटिल मुस्कान दी। परिवार वाकई काफी बड़ा था। दादाजी के कई भाई बहन थे और उनके पिता की पीढ़ी में भी, जो विभिन्न जगहों पर बिखरे हुए थे, साल में एक बार ही दिखाई देते थे। इतने सारे लोगों के साथ कुछ अच्छा करने वालों और कुछ न करने वालों का होना स्वाभाविक था, जिसके कारण चाचियां और मामा चैट करते समय अंतहीन तुलनाएं करते थे। रोहन मल्होत्रा को बचपन से ही इस व्यक्ति या उस व्यक्ति से तुलना की जाती थी और उन्हें खूब उपहास और तिरस्कार सहना पड़ा था। अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था, मैं कम से कम 1 करोड़पति हूं।
रोहन मल्होत्रा ने अपने 1 करोड़ से अधिक की राशि के बारे में सोचा और हल्के से मुस्कुराया। अपनी मां के साथ कुछ और वाक्यांशों में बात करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने फोन काट दिया। अचानक कुछ पछतावा महसूस हुआ। शायद उन्हें वाकई हवाई जहाज या हाई स्पीड ट्रेन लेनी चाहिए थी ताकि जल्दी पहुंचकर परिवार के साथ अधिक समय बिता सकें। कोच बस लगभग 15 मिनट के लिए रुकी और लोग लगातार चढ़ते रहे। रोहन मल्होत्रा की सीटों की पंक्ति में 3 सीटें एक साथ थीं और वे खिड़की के पास थे। रोहन मल्होत्रा ने फोन काटने के बाद जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, उन्होंने एक लड़की को स्पोर्ट्स शर्ट, बेसबॉल कैप और पोनीटेल में उनकी ओर आते देखा। पहली नज़र में वह एक स्पोर्टी सुंदरी थी जिसका कद काठी शानदार थी। शॉर्ट्स पहने हुए, उसकी गोरी जांघें सीधी थीं और पैरों में सफ़ेद स्नीकर्स थे। उसका चेहरा नाजुक और गोरा था, उसकी सुंदरता को असाधारण माना जा सकता था। हालांकि रोहन मल्होत्रा के लिए, जिन्होंने वैशाली खन्ना, वैशाली मोरानी और हरीश तिवारी को देखा था, जो सभी शीर्ष सुंदरियां थीं, ये लड़की उनकी तुलना में अभी भी कम थी। ठीक है, मैं अब बस में हूँ। हाँ, मुझे पता है। मैं, यामिनी कश्यप, तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। वह सुंदरी अपने ईयरफोन्स का उपयोग करके हंसमुख बात कर रही थी और जब उसने सिर उठाया तो उसकी नज़र एक पल के लिए रोहन मल्होत्रा की नज़र से मिली। रोहन मल्होत्रा उस लड़की का आकलन कर रहे थे जब उसने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं और अनायास उसे नाराजगी भरी नजर दी। ठीक है, मैं अब और बात नहीं करूंगी। वरना यह महान सुंदरी अनजाने में किसी से अपनी टोफू खा सकती है। यामिनी कश्यप ने फोन काट दिया और अपनी सीट ढूंढने लगी। उनकी सीट रोहन मल्होत्रा के बगल में थी, बीच में। यामिनी कश्यप ने भौहें सिकोड़ लीं, वे खिड़की की सीट चाहती थीं। रोहन मल्होत्रा ने पहले ही अपनी नज़र हटा ली थी, बस की खिड़की पर बारीक बारिश की बूंदों को देख रहे थे। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा का अवलोकन किया। सिर से पांव तक रोहन मल्होत्रा शायद कुल मिलाकर 500 रुपये से ज्यादा के नहीं थे। उनके कपड़े भी धुले हुए इतने सफ़ेद हो गए थे। यह आदमी वाकई बहुत गरीब है। यामिनी कश्यप ने हल्के से सिर हिलाया। अकेले उनकी बेसबॉल कैप की कीमत 500 रुपये थी। अपना बैग नीचे रखने के बाद जैसे ही वे बैठने वाली थीं, उनकी आंखें चमकी और उन्होंने रोहन मल्होत्रा को मुस्कुराते हुए कहा, हाय, नमस्ते। रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, अपनी नाक की ओर इशारा करके पुष्टि की कि वे उनसे ही बात कर रही थीं। मैं खिड़की के पास बैठना चाहूंगी, क्या आप मेरे साथ जगह बदल सकते हैं? यामिनी कश्यप ने मधुर मुस्कान और नर्म आवाज में पूछा, जबकि अंदर ही अंदर उसका तिरस्कार कर रही थी। तुम देहाती, मैं तुम्हें अच्छा चेहरा दे रही हूं, तो जल्दी से मेरे साथ जगह बदल लो। मुझे खेद है, लेकिन मुझे भी खिड़की की सीट पसंद है। रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाकर मना कर दिया। यामिनी कश्यप ने कुछ और बार विनती की, लेकिन रोहन मल्होत्रा अडिग रहे। यामिनी कश्यप नाराज हो गईं, मन ही मन कोसते हुए, वह बिल्कुल एक कुंवारे कुत्ते की तरह दिखता है, सुंदरता के प्रति दया या संरक्षण दिखाने का कोई इरादा नहीं। तुम्हें कुंवारा रहना ही चाहिए। मैं तुम्हें अपनी सीट खरीदने के लिए 200 रुपये दूंगी, ये काफी होना चाहिए, है ना? यामिनी कश्यप ने कहा और वास्तव में 200 रुपये निकाले। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और बिना एक शब्द कहे खिड़की की ओर देखना जारी रखा। यामिनी कश्यप को अपमानित महसूस हुआ और वे बेहद चिढ़ गईं। मिस, क्या आप थोड़ा हट सकती हैं? यामिनी कश्यप के पीछे किसी ने आग्रह किया, इसलिए वे नाराजगी के साथ बैठ गईं। रोहन मल्होत्रा को एक तेज नजर दी। बस में और लोग भरते गए। यामिनी कश्यप के बगल में एक युवा बैठा, परिष्कृत और शालीन, सोने की रिम वाली चश्मा पहने हुए। जब उसने गलती से यामिनी कश्यप को छुआ, तो उसने बहुत विनम्रता से माफी मांगी। यामिनी कश्यप की उसकी छवि बहुत सुधर गई, जबकि वे अनायास रोहन मल्होत्रा को एक और नजर डालकर तिरस्कारपूर्वक सोचने लगी। दोनों पुरुष हैं, लगभग एक ही उम्र के, लेकिन देखो इस तुलना को, उसके पास रूप और शिष्टाचार हैं, और महत्वपूर्ण रूप से उसके पास पैसा है, जबकि तुम्हारा भविष्य धुंधला है। ये सोचकर यामिनी कश्यप संतुष्टि की भावना में डूब गईं। अध्याय 215, अयोग्य महिला। लंबी दूरी की बस प्रांतीय एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर चुकी थी, तेजी से और सुचारू रूप से चल रही थी। रोहन अपनी सीट पर लेट गए, एक छोटी सी झपकी लेने के लिए तैयार। हालांकि पास की सीट से गाने और उत्साह भरे शोर की आवाज ने उन्हें बाधित किया। रोहन ने भौहें सिकोड़कर उस ओर देखा। यामिनी उत्साह से अपने फोन को पकड़े हुए थी, कोई वीडियो देख रही थी। वैशाली मोरानी का कॉन्सर्ट, लाइव फुटेज। रोहन ने इसे पहचान लिया, ये तारा चौक पर था। ये लड़की भी वैशाली मोरानी की प्रशंसक थी। मिस, कृपया हेडफोन का उपयोग करें या आवाज को थोड़ा कम करें, रोहन ने पूछा। उन्हें 3 बार दोहराना पड़ा। तब जाकर यामिनी अपने उत्साह से बाहर निकली। भौहें सिकोड़कर रोहन को देखा, उनकी सुंदर आंखें हल्के से घूमी। दरअसल उन्होंने अपनी संगीत को तेज आवाज में बजाया था ताकि अपने बगल के इस रूखे आदमी के खिलाफ एक तरह की बदला लिया जाए। मैं देखूं या नहीं, यह मेरा मामला है, तुमसे इसका क्या लेना देना, यामिनी ने ठंडे स्वर में कहा।
लेकिन आप मेरी और दूसरों की नींद में खलल डाल रही हैं, रोहन ने गंभीरता से कहा। ये सार्वजनिक स्थान है, आपका घर नहीं। आपको देखने और सुनने की आज़ादी है, लेकिन कृपया हेडफोन का उपयोग करें। मुझे हेडफोन पहनने का मन नहीं है, तो क्या? इस तरह माहौल बेहतर होता है और मुझे इस तरह सुनना पसंद है। यामिनी ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया, तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ। बोलते हुए उन्होंने उकसावे में आवाज और तेज कर दी। शोर और बढ़ गया। आसपास के यात्री अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। युवती, आपकी आवाज बहुत तेज है, ये परेशान कर रही है। बिल्कुल, ये सभी के लिए जगह है। आप जो कर रही हैं, वह ठीक नहीं है। हाँ, हम सब शांति से आराम कर रहे थे। अभी लंबा रास्ता बाकी है। आसपास से आलोचनाएं तेज हो गईं। यामिनी ने नाराजगी से इधर उधर देखा, वीडियो बंद कर दिया और रोहन को ऐसे घूरा जैसे उन्हें बहुत बड़ा अन्याय सहना पड़ा हो। मैं एक उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी हूं और मैं तुम सबके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। ये समूह द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ मौखिक हिंसा है। मैं वापस जाकर एक लेख लिखूंगी और तुम सबकी निंदा करूंगी। यामिनी ने गुस्से में अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। उन्होंने जो उच्च नैतिक धरातल लिया था, वह वाकई ऊंचा था। रोहन ने सिर हिलाया। ये यामिनी एक बिगड़ेल बच्चे की तरह थी। उनकी बात सुनकर, क्या वे पत्रकार थीं? उनके इस स्वभाव के साथ, क्या वे वाकई अपनी खबरों में निष्पक्ष रुख रख सकती थीं? रोहन ने आह भरी। वे खुद नब्ज समाचार में शुरुआत कर चुके थे, जो एक अर्ध पत्रकारीय प्रकृति की कंपनी थी। ठीक है, बस करो, सब लोग। महिला ने अपना फोन बंद कर दिया है ना? यामिनी के बगल से एक आवाज आई। यह एक चश्मा पहने हुए सुंदर पुरुष की थी। किसी के मध्यस्थता करने से बस धीरे धीरे शांत हो गई। धन्यवाद। यामिनी ने उस सुंदर पुरुष को कृतज्ञता भरी मुस्कान दी, फिर रोहन को एक और तिरस्कार भरी नजर डाली। कुछ लोगों की तरह नहीं जो शुरुआत में ही दूसरों की आलोचना करते हैं। बिल्कुल कोई शिष्टाचार नहीं। रोहन को उनकी परवाह नहीं थी। वे अपनी सीट पर पीछे झुके और आंखें बंद करके आराम करने लगे। आइए परिचय करें। मेरा नाम सूरज सिंह है। आपका नाम क्या है? चश्मा पहने सुंदर पुरुष ने अपना हाथ बढ़ाया, यामिनी का अभिवादन करते हुए। यामिनी कश्यप। यामिनी ने उनके साथ हाथ मिलाया। सूरज सिंह के प्रति उनकी राय काफी अनुकूल थी। क्या आप भी वैशाली रानी के कॉन्सर्ट देखने इंद्रपुर जा रहे हैं? सूरज ने यामिनी के फोन की ओर इशारा किया। हाँ, आप भी। यामिनी एक साथी प्रशंसक से मिलकर उत्साहित थीं। हाँ, ये यात्रा के लायक है। न केवल कॉन्सर्ट है, बल्कि एक नया एल्बम रिलीज भी हो रहा है। सूरज ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराया। आपने वाकई कॉन्सर्ट टिकट हासिल कर लिया, प्रभावशाली। मैं बिना टिकट के अपनी किस्मत आजमाने आई थी, और कौन सोचता कि दोनों कॉन्सर्ट के लिए टिकट की जरूरत नहीं थी। यामिनी ने खुशी से कहा। हाँ, मेरा टिकट, दरअसल, मैंने एक स्कैल्पर से ऊंची कीमत पर खरीदा था। इसकी कीमत मुझे 20,000 रुपये से ज्यादा पड़ी। वह वाकई वैशाली रानी का समर्पित प्रशंसक था, और जिस लापरवाही से सूरज सिंह ने बात की, उससे शायद ही कोई बता सकता था कि टिकट की कीमत 20,000 रुपये से ज्यादा थी। सुंदर और धनी पुरुष ने यामिनी को 2 बार और देखने पर मजबूर कर दिया। वे खुद को रोक नहीं पाईं। जल्द ही दोनों ने पूर्वी चौक के हेलीकॉप्टर शो और तारा चौक के कबूतर प्रदर्शन की तुलना और चर्चा गर्मजोशी से शुरू कर दी। पता नहीं तारा चौक के उद्घाटन शो का विचार किसने दिया, यह इतना रोमांटिक है। भले ही उन्होंने कबूतरों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी ट्रेनिंग में शायद कई हेलीकॉप्टरों से ज्यादा खर्च आया होगा। यामिनी ने भावुक होकर टिप्पणी की। मैंने सुना है कि तारा चौक का प्रभारी, जिसका उपनाम मल्होत्रा है, बहुत युवा और अच्छे संपर्कों वाला है। जाहिर तौर पर महापौर गुरु सुरेंद्र और लोकेश कुरियन भी उसे जानते हैं। वाह, ये प्रभावशाली है। यामिनी अनायास उसकी थोड़ी प्रशंसा करने लगी। रोहन मल्होत्रा शोर से परेशान थे और सो नहीं पा रहे थे। उनकी अपनी प्रशंसा भी उन्हें खुश नहीं कर पाई। इंद्रपुर की रिपोर्टों में रोहन मल्होत्रा ने विशेष रूप से लोकेश कुरियन को मीडिया नियंत्रण का निर्देश दिया था, इसलिए रोहन मल्होत्रा पर किसी भी कवरेज को संपादित और संक्षिप्त किया गया था। रोहन मल्होत्रा प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। वर्तमान में वे केवल उप महाप्रबंधक स्तर पर थे और उस समय केवल प्रबंधक थे। उन्हें वाकई मान्यता की जरूरत नहीं थी। तारा चौक पर उस चैरिटी गाला में क्या आप गए थे? सूरज सिंह ने अचानक पूछा। नहीं, उन्होंने जनता को टिकट नहीं बेचे। यामिनी ने थोड़ा निराश होकर कहा, फिर अचानक सूरज सिंह को घूरते हुए हकलाईं। आपका मतलब, मुझे मत बताए। आप वहां थे? यामिनी कुछ हैरान थीं। वह आयोजन वास्तविक बड़े लोगों का जमावड़ा था। आमतौर पर अपने काम के साथ वे अपनी कंपनी के नाम का उपयोग करके अंदर जा सकती थीं, लेकिन अफसोस वे छुट्टी पर थी बिना किसी प्रमाण पत्र के, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्रवेश नहीं कर पाईं। मैंने थोड़ा भाग लिया, सूरज सिंह ने विनम्रता से कहा, सामान्य लहजे में बोलते हुए। उनके लिए यह उल्लेख करने लायक नहीं लगता था, लेकिन वहां अंदर जाने में सक्षम होना अपने आप में यह सुझाव देता था कि उनकी स्थिति कोई साधारण नहीं थी। आप क्या करते हैं?
यामिनी ने रोक नहीं पाई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह शायद बहुत आगे की बात हो सकती है और उन्होंने अजीब हंसी के साथ कहा, अगर कहना सुविधाजनक न हो तो कोई बात नहीं। इसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरी अपनी क्षमताओं के कारण नहीं था, बल्कि मेरे पिता की कंपनी के नाम के कारण था, कोई वास्तविक योग्यता नहीं। सूरज सिंह ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। एक दूसरी पीढ़ी का अमीर, और इतना विनम्र और शालीन, जिसने यामिनी की अच्छी राय को और बढ़ा दिया। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के बस पकड़ने में कुछ भी अजीब नहीं था। यामिनी ने एक ऐसे दूसरी पीढ़ी से भी मुलाकात की थी जो बोतलें इकट्ठा करना पसंद करता था, भले ही उसके दोनों माता पिता बैंकर थे। हर किसी का अपना जीने का तरीका होता है। तो क्या आप उस प्रोजेक्ट मैनेजर से मिले? यामिनी ने उत्सुकता से पूछा। हमने बस इत्मीनान से बात की, हम बहुत परिचित नहीं हैं। हालांकि वह काफी समझदार है, सूरज सिंह ने हल्के से सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा अनायास अपनी आंखें खोलकर इस व्यक्ति को देखने लगे। बकवास बकवास करते रहो। उस दिन मैंने केवल विनय गुप्ता, महापौर, सुरेंद्र कायस्थ, लोकेश कुरियन और वैशाली मोरानी से बात की थी। आप उनमें से कौन हैं? क्या बात है भाई, आप भी रुचि रखते हैं? सूरज सिंह ने रोहन मल्होत्रा को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। यामिनी ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई, बुदबुदाते हुए, हाय, उसे नजरअंदाज करें। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में और बताएं, मुझे वापस जाकर एक लेख लिखना है, यामिनी ने आग्रह किया। उनका चेहरा कुछ उत्साहित था। मैं एक मीडिया कंपनी के लिए पत्रकार हूं। अफसोस, मैं ऑनसाइट साक्षात्कार नहीं कर पाई, तारा चौक का मीडिया नियंत्रण बहुत सख्त है। जरूर, सूरज सिंह ने सहजता से सहमति दी। जब सूरज सिंह ने जीवंत रूप से कहानी सुनाई, रोहन मल्होत्रा ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? जब सूरज सिंह बोल रहा था, उसकी नज़र कभी कभी बस के सामने की ओर चली जाती थी। ये व्यक्ति क्या देख रहा है, इतना चुपके से व्यवहार कर रहा है? रोहन मल्होत्रा को अचानक काफी रुचि हो गई। तीसरी सहायक प्रणाली, प्राथमिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति विश्लेषण प्रणाली को सक्रिय करें। अध्याय 216, भूस्खलन का सामना। रोहन मल्होत्रा सूरज सिंह की बकबक सुनते सुनते धीरे धीरे बिना एहसास के सो गए। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। वाहन के एक झटके के साथ रोहन मल्होत्रा का सिर अचानक आगे की ओर टकराया और वे तुरंत जाग गए। उन्होंने पलकें झपकाईं और अनायास गहरी जम्हाई ली। रोहन मल्होत्रा ने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा। सूरज सिंह और यामिनी कश्यप ने भी बात करना बंद कर दिया था, अपनी सीटों पर झुके हुए, आंखें बंद किए, जैसे सो रहे हों। रोहन मल्होत्रा ने अपने सुन्नर शरीर को खींचा और पीठ सीधी की, फिर गर्दन तानकर आगे देखा। ड्राइव अब बदल चुका था। ऐसी लंबी दूरी की बस के लिए दो लोगों का बारी बारी से ड्राइव करना काफी सामान्य था। आधा सोते हुए रोहन मल्होत्रा को लगा जैसे बस कुछ देर के लिए रुकी थी, शायद तब ड्राइवर बदले गए थे। खिड़की के बाहर घुप्पा अंधेरा था, केवल रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जल रही थीं। बस हाईवे छोड़ चुकी थी और एक ऐसी सड़क पर चल रही थी जो अपेक्षाकृत समतल थी लेकिन कभी कभी टूटी फूटी थी। स्ट्रीट लाइट्स के बगल में एक काली, निरंतर पर्वत दीवार थी। वे एक पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। रोहन मल्होत्रा को याद आया, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये वास्तव में सिर्फ एक पहाड़ के तल से गुजरना था। पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ रोहन मल्होत्रा को याद था कि इस सड़क की स्थिति पहले बहुत खराब थी। खराब मौसम में भूस्खलन और मिट्टी के ढेर होने की संभावना रहती थी। अब सड़क इस हद तक सुधर चुकी थी, ये वाकई काफी उल्लेखनीय था। रोहन मल्होत्रा ने यामिनी कश्यप की ओर देखा, जो बिल्ली की तरह सिकुड़ी हुई थी। उसकी बाहें उसकी छाती को दबा रही थीं, जिससे उसका कद काठी और भी उभरकर सामने आ रहा था। उसके नाजुक गाल और लंबी पलकें हल्के से कांप रही थीं, जिससे एक अनोखी सुंदरता का एहसास हो रहा था। रोहन मल्होत्रा उसे घूर नहीं रहे थे, न ही दृश्य सुख की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने बहुत सारी सुंदर महिलाएं देखी थीं। कारण काफी सरल था, इस लड़की ने उनके मामलों के बारे में बहुत कुछ पूछा था और वाकई उनके बारे में एक लेख लिखने की योजना बना रही थी। हालांकि वह जो जानती थी वह पूरी तरह सटीक नहीं था, लेकिन जितना ये सच्चाई से भटकता था उतना ही डरावना हो जाता था। माफ करना, लेकिन जब समय आएगा मुझे लोकेश से मदद मांगनी होगी। तुम्हारा लेख ऑनलाइन ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने चुपके से अपने मन में सोचा। यामिनी कश्यप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लेख को वह इतनी गंभीरता से लिखने की योजना बना रही थी, उसे लिखने से पहले ही उसकी मृत्यु की सजा सुनाई जा चुकी थी। रोहन मल्होत्रा ने फिर से जम्हाई ली और आंखें बंद करके आराम करना जारी रखा। यामिनी कश्यप के दूसरी ओर सूरज सिंह ने अचानक अपनी आंखें खोली, खिड़की की ओर देखा, फिर यामिनी कश्यप की ओर। उन्होंने अपनी गर्दन को भी हल्के से उठाया, उनकी उभरी हुई छाती की दरार में कई बार चुपके से झांका। बाद में वे चुपके से मुस्कुराए। अल्पविराम। जब रोहन मल्होत्रा नींद में डूब रहे थे, अचानक उन्हें ब्रेक की तीखी चीख सुनाई दी और अचानक रुकने की जड़ता ने उनके शरीर को सीधा कर दिया। रोहन मल्होत्रा की आंखें तुरंत खुल गईं।
क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बस क्यों रुकी? हे भगवान, मैं डर गया, मैं इतनी गहरी नींद में था। हाँ, मैं तुरंत जाग गया। ड्राइवर, ये कैसी ड्राइविंग है? बिल्कुल, ये बहुत अचानक ब्रेक था। बस में चर्चाओं और शिकायतों का कोरस छा गया। सभी यात्री जाग चुके थे। क्या हो रहा है? यामिनी कश्यप ने घबराहट में पूछा। चूंकि वह सोते समय उनका चेहरा उनकी ओर था, उन्होंने पहले रोहन मल्होत्रा से पूछा, लेकिन रोहन मल्होत्रा को भी नहीं पता था और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। यामिनी कश्यप ने भौहें सिकोड़कर सूरज सिंह से पूछने के लिए मुड़ गईं। मैं भी अभी जागा, सूरज सिंह ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। अब सबसे ज्यादा जानकारी ड्राइवर के पास थी, इसलिए सभी उससे पूछने लगे। सब लोग शोर बंद करें, आगे समस्या है। ड्राइवर ने अधीरता से जवाब दिया, हाई बीम चालू करते हुए। बस के यात्रियों ने गर्दन तान कर देखा और एक के बाद एक हैरानी की चीखें उठीं। क्या हुआ? भूस्खलन, आगे की सड़क अवरुद्ध है। यहाँ क्या हो रहा है? सड़क अवरुद्ध है और कोई इसे संभाल नहीं रहा। रोहन मल्होत्रा थोड़ा उठे और बस की विंडशील्ड के माध्यम से देखा कि कुछ मीटर दूर वाकई कुछ चट्टानें गिरी थीं और सड़क का एक तिहाई से अधिक हिस्सा अवरुद्ध कर दिया था। बचा हुआ रास्ता बस की चौड़ाई के लिए सिर्फ पर्याप्त था। इसका छोटी कारों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इन दृश्यता की स्थितियों में कुछ बड़े वाहन इसे पार करने की हिम्मत नहीं करते, विशेष रूप से लोगों से भरी बस। सड़क के पार एक गहरी खाई थी, अगर आप उसमें चले गए तो वाहन शायद पलट जाएगा। अब हम क्या करें? किसी ने चिंतित होकर पूछा। ड्राइवर ने भारी, कर्कश आवाज में जवाब दिया, अगर दिन का समय होता तो मैं खाली बस में कोशिश करने की हिम्मत करता, लेकिन अब लोगों से भरी बस के साथ मुझे ड्राइव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी और आप सभी को उसमें बैठने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी। बातचीत बंद, सब लोग बाहर निकलें, कुछ चट्टानें हटाएं। अरे, हमें महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना? क्या पुरुषों का जाना काफी नहीं है? एक अधेड़ उम्र की महिला ने चिल्लाकर कहा। सब लोग बाहर निकलें, बच्चे भी। उसके बाद मैं बस को पार करूंगा। ड्राइवर ने हल्की अधीरता के साथ कहा, पुरुषों को ही क्यों काम करना चाहिए? पुरुष होने का मतलब यह नहीं कि वे आपके निजी पुरुष हैं। आप सवारी नहीं करना चाहती? ड्राइवर के शब्दों ने पुरुषों से हंसी की लहर पैदा की। सही है, सब लोग बस से उतरें। जो मदद कर सकते हैं, मदद करें, जो नहीं कर सकते, कम से कम बस से उतरकर खतरे से बचें जब बस पार कर रही होगी, सूरज सिंह ने सभी को पुकारा। युवक ने समझदारी से बात की और सभी को ये समझ में आया। सही है, अगर हम सब मिलकर चट्टानों को हटाएं, तो ये जल्दी हो जाएगा। यामिनी कश्यप ने सूरज सिंह को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा और सभी से कहा। कुछ लोग बड़े और छोटे बैग ले जा रहे थे। ये देखकर सूरज सिंह ने तुरंत कहा, कुछ भी न लाएं, बस में छोड़ दें। इतना सामान पकड़कर आप कैसे काम करेंगे? चिंता न करें, बाद में बस में कोई नहीं होगा, ये बहुत सुरक्षित होगा। जब उन्होंने ये कहा, तो बैग ले जाने वालों ने एक के बाद एक उन्हें नीचे रख दिया और यहाँ तक कि महिलाओं ने अपने पास अपनी सीटों पर छोड़ दिए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और यात्री एक एक करके उतर गए। सूरज सिंह सबसे पहले गए और पुरुषों को काम के लिए इशारा किया। अब, ये है स्टाइल। यामिनी कश्यप ने सूरज सिंह की पीठ को देखते हुए प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर, सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा अभी भी बैठे हैं और भौहें सिकोड़ लीं। आप नीचे क्यों नहीं जा रहे? आप रास्ते में हैं, आप पहले जाएं, रोहन ने शांति से कहा। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को तिरस्कार भरी नजर से देखा। ये कैसा पुरुष है? साफ तौर पर सिर्फ आलसी, बेशर्म। यामिनी कश्यप को रोहन मल्होत्रा के साथ झगड़ा करने की कोई इच्छा नहीं थी और वे जल्दी से बस से उतर गईं। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए लेकिन पीछे नहीं गए, इसके बजाय वे सामने की ओर चले। आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरें। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और रोहन मल्होत्रा को देखकर चौंक गया। रोहन ने उसकी अनदेखी की और दरवाजे के पास की एकल सीट की ओर देखा, जहां दूसरा ड्राइवर गहरी नींद में सो रहा था, अपनी बाहों में एक पानी की बोतल पकड़े हुए। ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है, रोहन ने भावहीन चेहरा बनाकर कहा। हाँ, वह पिछले कुछ दिनों से थका हुआ है, ड्राइवर ने बुदबुदाया और फिर अपनी आवाज ऊंची की। सब लोग नीचे उतर चुके हैं, जल्दी करो और उतरकर चट्टानें हटाओ। सामने, जो यात्री पहले उतर चुके थे, वे पहले से ही काम शुरू कर चुके थे। रोहन ने सिर घुमाया और देखा कि आखिरी कुछ बुजुर्ग महिलाएं टालमटोल कर रही थीं और बस से उतरने को अनिच्छुक थीं। अरे, आप वहां की महिलाएं, उतरने की जरूरत नहीं। यहाँ आए, रोहन ने पुकारा। आप क्या कर रहे हैं? ड्राइवर ने आश्चर्य से चिल्लाया। ये सुनकर महिलाएं तेजी से चलीं। युवक, क्या बात है? काम न करना स्वाभाविक रूप से उन्हें खुश कर रहा था। महिलाओं, मैं लक्ष्मण उन्नत तकनीकी विद्यालय का एक प्रतिष्ठित स्नातक हूँ, बस ड्राइविंग में विशेषज्ञता, रोहन ने बेशर्मी से कहा। आगे का रास्ता अब कुछ हद तक साफ है और मैं इसे चला सकता हूँ, इसलिए आपको उतरने की जरूरत नहीं है। अध्याय 217, कोई लूट रहा है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? नीचे उतरो, सुना नहीं?
ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। रोहन मल्होत्रा ने उसकी अनदेखी की और बुजुर्ग महिलाओं से अपनी पेशेवरता की तारीफ करते हुए उनके दिन के फैशनेबल परिधानों की प्रशंसा की। ये युवक अच्छा दिखता है और इतनी अच्छी बातें करता है। अगुवा दीदी ने ड्राइवर से मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम इस युवा भाई को एक बार कोशिश करने दो। मैं इसे कुछ भी आजमाने नहीं दूंगा, बकवास बंद करो और यहाँ से नीचे उतरो। सुना। ड्राइवर चिंतित हो रहा था और उसने गाली दे दी। तुम नीच बदमाश, मरने की तलाश में हो, तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने पहले तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही ड्राइव कर सकते हो और तुम ऐसी गंदी भाषा बोलने की हिम्मत करते हो। बड़ी दीदी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और उनके मोटे हाथ मजदूरों से ज्यादा पतले नहीं थे। रोहन मल्होत्रा ने देखा और अनायास जीभ चटकाई। बिल्कुल, ये ड्राइवर बहुत बदतमीज है और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक। हम आज इस युवक को कोशिश करने देना चाहते हैं। एक और दीदी ने चिल्लाकर समर्थन किया। बाकी लोग भी शोर मचाने लगे, उसे पूरी तरह दबा दिया। ड्राइवर ने जो भी शब्द कहा उसका जवाब सैकड़ों शब्दों से मिला, जिससे वह पूरी तरह से जवाब देने में असमर्थ हो गया। दो सबसे मुखर दीदियों ने सीधे जाकर ड्राइवर को कॉकपिट से खींच लिया। भयंकर, रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन प्रशंसा की। लक्ष्मण उन्नत तकनीकी विद्यालय के युवक, जाओ और कोशिश करो। बड़ी दीदी ने रोहन मल्होत्रा से दयालुता से कहा, अभी भी ड्राइवर का हाथ मरोड़ते हुए। बेचारा लगातार चीख रहा था, पूरी तरह से जवाब देने में असमर्थ। चिंता मत करो दीदी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉकपिट में चले गए और आगे देखा। आगे का रास्ता पहले ही आंशिक रूप से साफ हो चुका था। भूस्खलन उतना बुरा नहीं था जितना सभी ने सोचा था। रोहन मल्होत्रा ने 2 बार हॉर्न बजाया। सूरज सिंह ने तुरंत सभी के लिए जगह बनाई, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया और कॉकपिट में व्यक्ति को देखा तो उनका चेहरा बदल गया। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर नहीं देखा। रक्तकमल, इस तरह की सड़क स्थिति के लिए बस ड्राइविंग तकनीकों की खोज करें। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से बुदबुदाया। समझ गया, रक्तकमल की आवाज गूंजी। रोहन मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और शांत मन से बस शुरू की। बस भूस्खलन के पार स्थिरता से चली, बिना किसी परेशानी या खतरे के। जैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाया, रोहन मल्होत्रा ने इंजन बंद किया और कॉकपिट से बाहर निकल गए। तब जाकर ड्राइवर को छोड़ा गया। बुजुर्ग दीदियां रोहन मल्होत्रा को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाईं। युवक, ये शानदार था, तुम्हारा बस ड्राइविंग मेजर, ये वाकई कुछ सिखाता है। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। ड्राइवर ने रोहन मल्होत्रा को गुस्से से घूरा और फिर जल्दी से कॉकपिट में वापस गया। अचानक चिल्लाया, मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? ओह, मेरी याददाश्त देखो, मैंने बिना सोचे उन्हें निकाल लिया। रोहन मल्होत्रा ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और लापरवाही से उन्हें फेंक दिया। चाबियां ड्राइवर के पैरों के पास सटीक रूप से गिरी, जिससे उसे कुछ देर तक ढूंढना पड़ा। इस दौरान यात्री धीरे धीरे लौट आए। हालांकि बस में चढ़ने वाले लोगों को यह अजीब लगा कि अभी भी लोग बोर्ड पर थे। कई ने अपने बैग चेक किए और कुछ भी गायब ना पाकर इसे जाने दिया। सूरज सिंह उदास चेहरे के साथ खड़ा था। रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और फिर ड्राइवर की ओर। यामिनी कश्यप, हालांकि गुस्से से भरी थी और रोहन मल्होत्रा से असंतुष्ट होकर बोली, तुम कितने नीच इंसान हो, आखिर में काम करने के लिए भी नहीं उतरे। एक बड़े पुरुष के रूप में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यामिनी कश्यप का चेहरा तिरस्कार से भरा था। अरे, तुम ऐसी क्यों हो रही हो युवती? क्या तुम्हें नहीं पता? एक दीदी रोहन मल्होत्रा के लिए बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। दीदी, कृपया वापस जाएं, बस चलने वाली है, रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से आग्रह किया। तब जाकर दीदी ने अपनी जीभ रोकी। यामिनी कश्यप को एक नज़र दी और बाकी दीदियों को उनकी सीटों पर ले गईं। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को घृणा भरी नज़र दी और सूरज सिंह को मुस्कुराकर कहा, पहले शुक्र है कि तुमने लोगों को चट्टाने हटाने के लिए संगठित किया। अरे, ये कुछ भी नहीं था, सूरज सिंह ने बिखरे मन से मुस्कुराया। रोहन मल्होत्रा चुप रहे और अपनी सीट पर लौट आए, जबकि बाकी 2 लोग भी बैठ गए। हालांकि यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा से दूरी बनाए रखने की हर संभव कोशिश की, जैसे कि उन्हें डर था कि ऐसे कष्टप्रद व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगी। रोहन मल्होत्रा को थोड़ा और स्थान मिलने से खुशी हुई और सूरज सिंह को गहरी नज़र से देखा, फिर आंखें बंद करके आराम करने लगे। जब सूरज सिंह यामिनी कश्यप से बात कर रहे थे, तो वे रोहन मल्होत्रा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में एक हल्की ठंडक थी जो मुश्किल से दिखाई देती थी। बिना किसी घटना के रात शांति से बीत गई। सुबह सुबह बस कुछ देर के लिए एक विश्राम क्षेत्र में रुकी, जहां यात्री बाथरूम गए और नाश्ता खरीदा। यामिनी कश्यप ने सूरज सिंह के लिए विचारपूर्वक एक हिस्सा वापस लाया। रोहन मल्होत्रा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जानबूझकर अपने भोजन का आनंद लिया। रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से मुस्कुराया और यामिनी कश्यप की नाराज भौहों के नीचे माफ करें कहकर बस से उतर गए और खाना खाया। बाहर की मेज पर खाते समय रोहन मल्होत्रा ने पास में कुछ गौरैया को जमीन पर चारा ढूंढते हुए देखा, जो चहचहा रही थी।
सिस्टम सहायता सक्रिय करें। भाषा रूपांतरण। गौरैया प्रजाति की चहचहाहट तक पहुंच, रूपांतरण शुरू करें। रोहन मल्होत्रा ने गौरैयों से बात की और उनके पक्षी की आवाज़ों की श्रृंखला ने बस के अन्य यात्रियों को हैरान कर दिया। भाई, ये कमाल है। कुछ खास नहीं, मैं लक्ष्मण उन्नत तकनीकी विद्यालय में वेंट्रिलोक्विज्म में विशेषज्ञता वाला शीर्ष छात्र हूँ, रोहन मल्होत्रा ने झूठ बोला। लक्ष्मण उन्नत तकनीकी विद्यालय में वेंट्रिलोक्विज्म में है। कमाल, वह व्यक्ति चिल्लाया। एक पतली गौरैया रोहन मल्होत्रा के पास उड़कर आए, अपना छोटा सिर झुकाकर उसे देखने लगी, लगातार चहचहाती रही। रोहन मल्होत्रा ने कुछ भाप में पके बुन और तली हुई डो के टुकड़े तोड़े और उसे खिलाए, और यहाँ तक कि उसके छोटे सिर को सहलाया जबकि छोटी गौरैया ने भोजन को लपक लिया। बिल्कुल पालतू की तरह। वेंट्रिलोक्विज्म के साथ इस तरह खेलना। पास की सीटों वाले लोग हैरान थे, रोहन मल्होत्रा को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई दैवीय प्राणी हो। प्रभावशाली, बड़े भाई, रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए और छोटी गौरैया के साथ पक्षियों की भाषा में एक समझौता किया। अब से, मैं तुम्हें संतरी कहूंगा, तुम इस यात्रा में मेरे साथ रहोगी, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा पेट भरा रहे, रोहन मल्होत्रा ने कहा। जब वे बस में लौटे, यामिनी कश्यप हैरान थी कि रोहन मल्होत्रा के कंधे पर एक छोटी गौरैया स्थिरता से बैठी थी। वह बहुत उत्सुक थी लेकिन पूछना अनुचित लगा, इसलिए उन्होंने खुद को रोक लिया। रोहन मल्होत्रा ने उनकी नज़र की परवाह नहीं की, बस में चढ़े और सो गए। पिछली रात उन्होंने हमेशा खुद को आधा जागृत रखा था, जो काफी असहज था, लेकिन अब संतरी के साथ वे गहरी नींद सो सकते थे। आधे दिन बाद बस एक सुनसान क्षेत्र से गुजरी जहां चौड़ी सड़क पर काफी समय तक कोई अन्य वाहन नहीं दिखा। आगे अचानक एक बड़ा एसयूवी दिखाई दिया, जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। 3 लोग चाकू लहराते हुए और मास्क पहने हुए वहां खड़े थे। बस कुछ मीटर दूर तेज ब्रेक के साथ रुकी। अब क्या गलत है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। हाँ, हम क्यों रुके? क्या एक और भूस्खलन है? यात्री चिंतित होकर आगे देखने लगे। संतरी ने रोहन मल्होत्रा को चोंच मारकर जगा दिया। लुटेरे, किसी ने मास्क पहने हुए आकृतियों को पहचाना और जोर से चिल्लाया। ड्राइवर, चलो, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर, चाहे कुछ भी हो, दरवाजे मत खोलो, वे अंदर नहीं आ पाएंगे। एक और व्यक्ति चिल्लाया। ड्राइवर ने मुड़कर सभी की ओर शानदार मुस्कान बिखेरी, फिर अपना चेहरा घुमाया और एक बटन दबाया। यात्रियों की चीखों के बीच बस का परेदनिज दरवाजा खुल गया। यामिनी कश्यप डर से चीख पड़ी। रोहन मल्होत्रा भावहीन रहे, अपने शरीर को खींचने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी नींद काफी संतोषजनक थी। 3 मास्क पहने हुए लोग बस में चढ़े, उनके चाकू अंदर के लोगों की ओर इशारा करते हुए, और वे जोर से चिल्लाए। कोई हिले नहीं, ये डकैती है। अध्याय 218, अब आत्मसमर्पण करो। दिन दहाड़े डकैती। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि बस ड्राइवर लुटेरों के साथ साठगांठ में था। वाहन में मौजूद महिलाएं चीख पड़ीं, और पुरुषों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। टीवी शो जैसा दृश्य उनकी आंखों के सामने घट रहा था। कौन नहीं डरेगा? चीखना बंद करो, मैं किसी को भी आवाज करने की हिम्मत करने की चुनौती देता हूं। एक मोटा ठग चिल्लाया, अपनी चाकू को एक धातु की रॉड पर ठोकते हुए। खनखनाहट की आवाज, तीखी आवाज ने रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। चीख रही महिलाओं ने तुरंत अपने मुंह को अपने हाथों से ढक लिया, डरते हुए कि कहीं ठगों का ध्यान उनकी ओर न जाए। हम सिर्फ पैसे के पीछे हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, तो हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। चाकू पकड़े मोटे लुटेरे ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन हमारे पास ज्यादा नकदी नहीं है, किसी ने डरते डरते कहा। वाकई, आजकल कितने लोग बाहर जाते समय अपने साथ ढेर सारी नकदी रखते हैं। कोई बात नहीं, हम वे पुराने जमाने के लुटेरे नहीं हैं, हमें समय के साथ चलना पड़ता है, बोलने वाला मोटा लुटेरा विनम्रता से बोला। उसके पीछे एक लंबा ठग अपने हाथ में 2 चीजें उठाए हुए था, एक पीओएस मशीन, दूसरा एक कार्डबोर्ड जिस पर क्यूआर कोड छपा था। आप कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, आप कोड स्कैन कर सकते हैं। मोटा लुटेरा हंसा, अब सभी लोग निश्चिंत हो सकते हैं। जल्दी करो, इस गैजेट के साथ डकैती करना आसान नहीं है, ये बहुत ट्रेस करने योग्य है, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पूरी बस हैरानी से चुप हो गई। रोहन मल्होत्रा ने देखा, प्रभावित और हैरान दोनों। ये लुटेरे कुछ भी करने की हिम्मत रखते थे, यहाँ तक कि कार्ड स्वाइप और क्यूआर कोड स्कैनिंग भी। मेरे इस कार्ड में 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं इन्हें एक पैसा भी नहीं देना चाहता। रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुरचा। बस कर दो, एक बार जब हम उन्हें पैसे दे देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन जान एक बार ही मिलती है। सूरज सिंह ने चिल्लाकर कहा, उनकी आवाज कांप रही थी। जब किसी ने अगुवाई की, तो बस में बाकी लोग तुरंत राहत महसूस करने लगे। यही जज्बा है, मोटे लुटेरे ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कराह सुनाई दी। ड्राइवर, जो सामने अकेला बैठा था, अपना सिर पकड़े हुए संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ, कमजोरी से बोला, अरे मेरे देशवासी, तुमने मुझे जो सर्दी की दवा दी, उससे मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है?
जब तक ड्राइवर ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली, 3 चमकते चाकू उसकी गर्दन पर दबाए गए। ड्राइवर तुरंत पूरी तरह जाग गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। देशवासी, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूं। चाकुओं की आंखें नहीं होती, नकली ड्राइवर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बकवास बहुत हो गई, पैसे लो, मोटा लुटेरा चिल्लाया। हालांकि इस सड़क पर कम वाहन थे, जल्द ही और आ जाएंगे, तेजी से काम करना जरूरी था। लंबा लुटेरा सिर हिलाया और बस में अंदर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी आंखें यामिनी कश्यप को देखकर चमक उठी। भाई भाई, वो लड़की बुरा नहीं है, इसे अपने साथ ले चलें। जब काम हो चुका है तो एक और क्या फर्क पड़ता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दो, जब हम खत्म कर लेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं। मोटे लुटेरे ने गर्दन तान कर देखा, उसकी आंखों में कामुक इरादे चमके। ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है, छोटे। यामिनी कश्यप पहले से ही डर से बेकाबू, फिर भी चुपके से उन लोगों की ओर देख रही थी, शायद अपने पत्रकार के स्वभाव के कारण। हालांकि उन्होंने देखा कि दोनों लुटेरे उन्हें घूर रहे थे और उन्हें ले जाने की बात कर रहे थे। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, कृपया नहीं। मैं आपको पैसे दूंगी, मैं कार्ड स्वाइप करूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी, बस मुझे मत ले जाओ। मुझे बचाओ, भाई सूरज। यामिनी कश्यप ने सूरज सिंह का हाथ पकड़ लिया, हताश होकर गुहार लगाई। सूरज सिंह ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। 3 लोगों के खिलाफ और बस के अंदर की तंग जगह में हीरो बनने का कोई मतलब नहीं था। मुझे माफ करो, सूरज सिंह ने सिर झुका लिया। यामिनी कश्यप को लगभग निराशा हो गई। दोनों लुटेरे उनकी घबराहट और असहायता को देखकर जोर से हंसे। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ इतने पुरुष हैं, मुझे बचाओ। यामिनी कश्यप ने बस में मौजूद लोगों से चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं दिया। पुरुषों ने अपने सिर गहरे झुका लिए। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारा साहस। जीवित रहने के लिए वे अपनी हिम्मत तक छोड़ देंगे। मोटा लुटेरा जोर से हंसा। लुटेरे बेरोक हंसे। ताली, ताली, ताली। गाड़ी में अचानक तालियों की आवाज गूंजी। सब लोग हैरान होकर उस ओर देखने लगे। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, यामिनी कश्यप के कंधे पर थपथपाया और तंग जगह से बाहर निकल गए। तुम क्या कर रहे हो? मोटा लुटेरा जोर से चिल्लाया। तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? किसी को तो पहले आना होगा, रोहन मल्होत्रा ने शांत किया, और एक बार जब वे गलियारे में खड़े हुए तो मुस्कुराए, लेकिन मैं इसे देना नहीं चाहता। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मोटा लुटेरा गुस्से से भर गया और चाकू पकड़कर आगे बढ़ा। तुम उन्हें क्यों भड़का रहे हो? यामिनी कश्यप डर से कांप रही थी और रोहन मल्होत्रा को डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद आप सभी को नहीं पता कि मैं कौन हूं, रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा। दरअसल मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। पुलिस अधिकारी? यात्रियों की आंखों में आशा की एक किरण जगी। यामिनी कश्यप चौंक गईं और उत्साहित हो गईं। मोटे लुटेरे ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, छोटे। मैं तुम्हारा थोड़ा खून बहाऊंगा और देखूंगा कि तुम अपनी डींगें हाँकते रहते हो या नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल रात क्यों नाकाम रहे? रोहन मल्होत्रा ने पास आते मोटे आदमी को देखा और अचानक पूछा। मोटा लुटेरा वाकई बीच में रुक गया, उसकी आंखें संदेह और अनिश्चितता से भरी थीं। कल रात तुमने जानबूझकर एक भूस्खलन करवाया ताकि सभी लोग बस से उतर जाएं और नकली ड्राइवर सभी का सामान लेकर भागने की कोशिश करे, है ना? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी में लोगों के बीच चर्चा की आवाजें गूंज उठीं। तो ये था उनका प्लान। मोटे लुटेरे का चेहरा असहज हो गया। वाकई, यही उनका प्लान था। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तुमने बस को गुजरते देखा, लेकिन ये प्लान के मुताबिक नहीं चली, बल्कि ये लोगों को लेने के लिए रुकी, जिसने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया। बाद में तुम्हारे अंदर के आदमी ने तुम्हें बदलाव की सूचना दी और तुम्हें आगे सड़क रोकने के लिए कहा, है ना? मोटे लुटेरे का चेहरा फिर से बदल गया। बिल्कुल सही। ये लड़का सब कुछ इतनी स्पष्टता से कैसे जानता है? क्या कोई रिसाव हुआ था? क्या वह वाकई पुलिस अधिकारी हो सकता है? लेकिन अगर वह वाकई पुलिस अधिकारी होता तो अब तक उसने अपना हथियार दिखा दिया होता। मोटा लुटेरा अनिश्चित था। वह पुलिस अधिकारी नहीं है। सूरज सिंह ने अचानक जोर से चिल्लाया। गाड़ी में फिर से हलचल मच गई। यामिनी कश्यप हैरान थीं। पुलिस रास्ते में है, वे जल्द ही यहाँ होंगे। तुम भाग नहीं सकते, रोहन मल्होत्रा ने सूरज सिंह के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। सूरज सिंह अचानक उछल पड़ा, रोहन मल्होत्रा पर मुक्का मारने का लक्ष्य बनाकर। जैसे ही वह हिला, रोहन मल्होत्रा की हथेली पहले से ही उसकी गर्दन के पीछे चोट कर चुकी थी, तेज और साफ। यामिनी कश्यप ने सूरज सिंह को उछलते देखा, फिर उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं और वह बेहोश हो गया। वह रोहन मल्होत्रा की ओर चिल्लाई, क्या तुम क्या कर रहे हो? वह भी लुटेरा है, चाहो तो विश्वास करो, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी कश्यप को विश्वास नहीं हुआ। सूरज सिंह इतना विनम्र और शालीन कैसे हो सकता है?
रोहन मल्होत्रा को उसे समझाने में कोई रुचि नहीं थी। अगर तुम पुलिस अधिकारी हो तो जाओ और उन्हें पकड़ो। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा से आग्रह किया, अब इस बात की परवाह नहीं कि सूरज सिंह के साथ क्या हुआ था। यामिनी कश्यप के दिमाग में पुलिस को सभी की रक्षा करनी चाहिए, हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। बस वही मोटा लुटेरा चिल्लाया और आगे बढ़ा, भले ही वह पुलिस वाला हो, वह सिर्फ एक निहत्था पुलिस वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि वह मेरे इस हथियार के सामने कैसे टिकता है। तुम्हारे पास हथियार हैं। रोहन मल्होत्रा ने मोटे आदमी के हाथ में चाकू को देखा और हंसा। मजेदार बात यह है कि पिछले पड़ाव पर मैंने भी एक छोटा हथियार तैयार किया था। अध्याय 219 दयनीय डाकू। तुम छोटे हरामी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने रौब झाड़ सकते हो? क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुम्हारा खून बहाने की हिम्मत नहीं करूंगा? मोटा डाकू ठंडे स्वर में चिल्लाया और आगे बढ़ा। बाएं और दाएं के यात्री डर से चीख उठे, सिकुड़कर अपने सिर ढक लिए। सावधान रहो, यामिनी कश्यप ने चिंता से चिल्लाकर कहा। दोनों के आकार में भारी अंतर था और मोटे आदमी के हाथ में चाकू था। अगर रोहन मल्होत्रा ने यह दावा न किया होता कि वह पुलिस अधिकारी है, तो यामिनी कश्यप को विश्वास नहीं होता कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। रोहन मल्होत्रा ने स्थिति का सामना मुस्कान के साथ किया, न तो बचते हुए और न ही हते हुए। जैसे ही मोटा आदमी आगे बढ़ा, आंखें फटे हुए योद्धा जैसे, और वह 2 या 3 कदम की दूरी पर आ गया। रोहन मल्होत्रा ने अचानक अपना हाथ उठाया। लाल पाउडर का एक बादल फटा। बिना हिचकिचाए रोहन मल्होत्रा ने अपनी कोट को अपने सिर पर उलट दिया और यामिनी कश्यप की ओर झपटे, दोनों को उसमें लपेट लिया। आह! मोटा डाकू तुरंत एक भयानक चीख निकाला और खटखटाहट के साथ चाकू जमीन पर गिर गया। आह! वाह! बस इतना ही नहीं, फैलता हुआ पाउडर पूरी तरह से अराजकता पैदा कर गया। यामिनी कश्यप और रोहन मल्होत्रा ने कपड़े के नीचे सिर टकराए, लेकिन धूल फिर भी अंदर घुस गई। यामिनी कश्यप चिढ़ाने वाले पदार्थ से उत्तेजित होकर छींकने से खुद को रोक नहीं पाईं, आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। मिर्च पाउडर, यामिनी कश्यप ने चिल्लाकर कहा। क्या यही वह हथियार था जो रोहन मल्होत्रा ने तैयार किया था? बस खाने के लिए रुकी थी और मध्य प्रदेश के स्टॉल मालिक ने मिर्च पाउडर बेचा, जिसमें कई प्रकार की मिर्चों का मिश्रण था, जिसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च शामिल थी, जो उदारतापूर्वक और प्रामाणिक रूप से इस्तेमाल की गई थी। जब रोहन मल्होत्रा ने इसे चखा, तो बस एक चुटकी ने उन्हें आंसुओं में भिगो दिया। इसलिए उन्होंने इसका आधा जार चुरा लिया। अल्पविराम। कुछ ही सेकंड में रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप ने बाहर से कराहने और चीखने की आवाजें सुनी। एयर कंडीशनिंग से उत्तेजित, यहां तक कि बस के पीछे के यात्री भी चीख रहे थे। कोई और तरीका नहीं था, यह एक आपातकालीन निर्णय था। अगर मैंने आप सभी को सचेत किया होता तो दूसरी तरफ तैयार हो जाती, इसलिए सबसे माफी। रोहन मल्होत्रा ने बुदबुदाया, जैसे माफी मांग रहे हों, फिर भी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से मजाक उड़ाने का भाव था। क्या तुम पुलिस वाले नहीं हो? तुम इतने नीच तरीकों का उपयोग कैसे कर सकते हो? यामिनी कश्यप ने जोर से खांसते हुए हैरानी से पूछा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और रोहन मल्होत्रा को उनसे एक मीठी खुशबू भी आ रही थी। खैर, देखो, हमारी पुलिस दंगा नियंत्रण स्प्रे का उपयोग करती है, और यहाँ तक कि महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिर्च स्प्रे में भी मिर्च के तत्व शामिल होते हैं। तो मिर्च पाउडर मानक उपकरण है। रोहन मल्होत्रा ने थोड़ा बड़बड़ाया, फिर अपने कपड़े झटककर खड़े हो गए। उस छोटे समय में बस खाली हो गई थी। जब रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, सभी दरवाजे खुले थे और उन्होंने कई आकृतियों को ठोकर खाते हुए बाहर निकलते देखा। जोरदार खांसी का दौर। सूरज सिंह मिर्च से जाग गया था। रोहन मल्होत्रा ने एक मुक्का मारा और यामिनी कश्यप चौंककर उसकी ओर एक पैकेज फेंक दिया। धम टूटने की आवाज के साथ सूरज सिंह की आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं और वह ढह गया। उसके सिर के किनारे पर, जो यामिनी कश्यप के पास था, खून बहता हुआ घाव दिखाई दे रहा था। रोहन मल्होत्रा हैरान रह गए और यामिनी कश्यप चीख पड़ी, मेरे नए सौंदर्य प्रसाधन। रोहन मल्होत्रा को अचानक ठंडक महसूस हुई। सौंदर्य प्रसाधन की बोतलें कांच तोड़ने के लिए काफी मोटी थीं। क्या यह आदमी ठीक होगा? रोहन मल्होत्रा देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। बस बहुत घुटन भरी थी और रोहन मल्होत्रा इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने जल्दी से यामिनी कश्यप को खींचा और बस से बाहर भागे। बाहर काफी लोग उछल कूद रहे थे, संकट में चिल्ला रहे थे। डाकू और भी बुरे हाल में थे। नकली ड्राइवर और 2 अन्य लोग मोटे आदमी पर बेतहाशा पानी डाल रहे थे, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, केवल चीखने तक सीमित हो गया था। रोहन मल्होत्रा ने लापरवाही से अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप पर नजर डाली। पहले उन्होंने विशेष रूप से स्थानीय पुलिस के व्हाट्सएप की खोज की थी। जब डाकुओं ने सड़क रोकी, तो उन्होंने पहले ही एक अलार्म संदेश और वीडियो भेज दिया था और जवाब प्राप्त किया था। पुलिस का सबसे हालिया संदेश 2 मिनट पहले का था, जिसमें कहा गया था कि वे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐसी बड़ी घटना का सामना करने पर पुलिस की प्रतिक्रिया निर्णायक और तेज थी। रोहन मल्होत्रा ने अपना फोन रख लिया और डाकुओं की ओर देखा।
उस लड़के को पकड़ो और हमारे बॉस का बदला लो। नकली ड्राइवर ने रोहन मल्होत्रा को देखते ही चिल्लाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और दर्द से जल रही थीं, गुस्से से भरी हुई थीं। दोनों डाकू भी गुस्से से भरे हुए थे। डाकू के रूप में वे एक ऐसी बदकिस्मती की स्थिति में पहुंच गए थे जो किसी और से अलग थी। चाकुओं से लैस वे खतरनाक ढंग से आगे बढ़े। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उपन्यासों में पात्रों द्वारा नंगे हाथों से ब्लेड छीनने के दृश्य आम हैं, वे फिर भी सिर्फ कहानियां हैं। वास्तविकता में, यहां तक कि एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट भी चाकू लिए हुए हताश अपराधियों का सामना करने पर भागना ही बेहतर समझेगा। लड़ने के लिए उसे एक हथियार चाहिए था। रोहन मल्होत्रा पीछे हटे, जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और फिर यामिनी कश्यप का बैग उनके हाथ से छीन लिया, पत्थर को उसमें डाल दिया। यामिनी कश्यप का बैग एक क्लासिक एलवी कैनवास शोल्डर बैग था जिसमें एक लंबा पट्टा था। अब रोहन मल्होत्रा ने उसमें पत्थर डालकर इसे हथियार बना दिया था। यामिनी कश्यप ने दोनों डाकुओं को चमकते चाकुओं के साथ झपटते देखा और डर से हिल भी नहीं पाई। लड़के, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की, मर। एक डाकू ने भयंकर चेहरे के साथ चाकू के साथ झपटा मारा। रोहन मल्होत्रा पीछे हटे, जोश के साथ घूमे और बैग को फेंका, जो हवा में पत्थर के वजन के साथ सनसनाता हुआ गया। डाकू ने बड़ा पत्थर अंदर डालते देखा और जल्दी से पीछे हट गया। रोहन मल्होत्रा ने हाथ उठाया और चिल्लाया, मिर्च से सावधान। अगुवा डाकू और उसके पीछे का उसका साथी, मिर्च, शब्द सुनकर डर से कांप उठे। उनके बॉस की डरावनी स्थिति को देखकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और लगभग एक स्वचालित प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने अपनी आस्तीनों से अपनी आंखें ढक लीं। लेकिन मिर्च अपेक्षित रूप से नहीं आई। बुरा हुआ। सबसे आगे वाला डाकू अचानक चिल्लाया, फिर एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कुछ लात मारकर तोड़ा गया हो। उसका चेहरा मृत्यु की तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी टांगें अपनी कमर पर कस लीं, चाकू उसके हाथ से फिसल गया और वह खुद को पकड़ते हुए घुटनों के बल बैठ गया। दूसरा डाकू अभी अपने हाथ नीचे कर रहा था कि एक गौरैया उसके चेहरे पर उतरी और जोर से खरोंचने लगी। जब तक उसने पक्षी को भगाया, उसने रोहन मल्होत्रा को हवा में उछलते देखा। उसकी बाहें पीछे की ओर झुकी हुई थीं। उस डाकू का चेहरा भयावह हो गया और उसकी पुतलियों में आने वाले बैग की छवि दिखाई दी। पत्थरों से भरा बैग उसके चेहरे पर जा टकराया। खून का एक फव्वारा और एक दांत हवा में उड़ गया। ये डाकू हवा में घूम गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रोहन मल्होत्रा ने उस आदमी को लात मारकर यह सुनिश्चित किया कि वह वाकई बेहोश हो गया, फिर बैग को उठाया, उत्सुकता से कि यामिनी कश्यप ने मेकअप की बोतल को कैसे तोड़ा। नकली ड्राइवर, जो मोटे बॉस की मदद कर रहा था, ये देखकर पीला पड़ गया। पूरी तरह से पराजित। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, यात्रियों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पुलिस सायरन की आवाज नजदीक आई। दूर से कई पुलिस कारें तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। पुलिस आखिरकार पहुंच गई थी। थककर चूर, रोहन मल्होत्रा ने बैग यामिनी कश्यप को लौटा दिया। अधिकारी, यह मेरा नया एलवी है, यामिनी कश्यप ने आंसुओं के साथ शिकायत की। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुरचते हुए कहा, जाने के लिए मुड़े और बुदबुदाए, तुम वाकई बहुत नादान हो। आधे घंटे बाद पुलिस ने बयान दर्ज किए और कुछ लोगों की संपर्क जानकारी ली। उन्होंने रोहन मल्होत्रा की बहादुरी की पुष्टि की और डाकुओं को ले गए। इस बार असली ड्राइवर स्टीयरिंग पर था। रोहन मल्होत्रा अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, एक छोटा सा हाथ उनके कंधे पर थपथपाया। ये यामिनी कश्यप थी। रोहन मल्होत्रा ने उससे निपटने की इच्छा नहीं की और सोने का नाटक किया, लेकिन फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे मच्छर की भनभनाहट। धन्यवाद। अध्याय 220, कौन है बदकिस्मत। लंबी दूरी की बस एक बार फिर सड़क पर चल पड़ी। लेकिन रोहन मल्होत्रा अब सो नहीं पाए, क्योंकि यात्रियों ने कुछ घंटों तक उनकी तारीफों के पुल बांधे। कितना नन्हा, कितना बुद्धिमान और चतुर। अगर रोहन मल्होत्रा के मिर्च पाउडर के पैकेट ने सभी को परेशान न किया होता, तो शायद उन्हें उसी समय साल के 10 उत्कृष्ट युवाओं में से एक के रूप में चुन लिया गया होता। आखिरकार सभी लोग तारीफ करते करते थक गए और रोहन मल्होत्रा सुनते सुनते थक गए और यह सब रुक गया। खुद को रोक न पाते हुए यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा की ओर चुपके से देखा। यह आदमी जो पहली नजर में इतना साधारण लगता था, लेकिन जब बात आई तो इतना चमकदार निकला। हालांकि जैसे जैसे यामिनी कश्यप देखती रही, वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ? रोहन मल्होत्रा ने एक झलक पकड़ी और उनके देखने के तरीके पर हैरानी जताई। तुम्हें पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। तुमने हमें पहले से क्यों नहीं चेतावनी दी, या पुलिस को पहले से क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक था? यामिनी कश्यप ने खुद को रोक नहीं पाई और कहा। रोहन मल्होत्रा हैरान रह गए। यामिनी कश्यप के धन्यवाद देने से जो थोड़ा सा सद्भाव उपजा था, वह एक पल में गायब हो गया। अगर मुझे किसी पर शक होने लगे, तो क्या मुझे बाकी सभी को भी शक में डाल देना चाहिए, या सिर्फ एक आशंका के आधार पर पुलिस को बुला लेना चाहिए?
रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अपनी बाहों को गले लगाकर और सिर को एक तरफ झुकाकर सीट के पीछे टिककर आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया, मैं तो फिर धरती को बचाने चला जाता। रोहन मल्होत्रा का लहजा व्यंग्य से भरा हुआ था। यामिनी कश्यप ने हल्का सा हंसकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बाकी की यात्रा चुपचाप बीत गई। बस दोपहर और रात के खाने के लिए रुकेगी या यात्रियों को शौचालय का उपयोग करने के लिए उतारेगी। रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप ने शायद ही 2 शब्द बोले, दोनों ने उनके बीच की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, जो विशाल और शांतिपूर्ण थी। यामिनी कश्यप ने केवल एक बार बात शुरू की, तुमने जो गौरैया पकड़ी थी उसका क्या हुआ? वह चली गई, रोहन मल्होत्रा ने सच्चाई से जवाब दिया। वैसे भी मैंने उसे पकड़ा नहीं था, हमारा नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता था। फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है, कौन एक पक्षी को नौकरी दे सकता है? यामिनी कश्यप ने तुरंत रोहन मल्होत्रा को घूरा, उसे बात शुरू करने का पछतावा हुआ। पूरी यात्रा के दौरान रोहन मल्होत्रा ने देखा कि यामिनी कश्यप का वैशाली मोरानी के प्रति प्रशंसा पूजा की हद तक थी। स्वर की धुन का एक लाइव संस्करण, यामिनी कश्यप इसे बार बार सुन सकती थी, कभी कभी धीरे से साथ में गुनगुना भी लेती थी। निष्पक्षता से उनकी गायन प्रतिभा कम नहीं थी और वह शैली को काफी अच्छी तरह नकल कर सकती थी। जब संगीत को जोर से बजाया जाता था, यामिनी कश्यप ने वॉल्यूम को बहुत कम रखा, जिससे दूसरों को शायद ही कोई प्रभाव पड़ा। रोहन मल्होत्रा को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, रोहन मल्होत्रा ने अपना स्मार्टफोन निकाला और किसी से चैट करने लगे। पहले जयपुर के मोटे आदमी को डांटा, मांग की कि वह प्रेरित हो और एक अमीर और सुंदर लड़की से शादी करे, और अपने साथी ने जो पैसा निवेश किया था उसे न गंवाए। जयपुर का मोटा आदमी तुरंत एक हाहा इमोजी भेजा। रोहन मल्होत्रा को उनके भविष्य के साले के रूप में बता रहा था कि वह प्रचार में मदद कर रहा था और उसे व्यवसाय विकास के सुझाव भी दे रहा था। इससे रोहन मल्होत्रा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह मोटा आदमी वाकई में भाग्यशाली था। जब दूसरे लोग रिश्ते की दहलीज पर भी कदम रखते हैं तो अमीर पक्ष पूरी तरह से इसके खिलाफ होता है। माता पिता, बहनें, भाई और चाची चाचाओं की भीड़ उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। उस मोटे आदमी को ऐसी कोई परेशानी नहीं लगती थी, यहाँ तक कि लोकेश कुरियन भी मदद करने को तैयार था। रोहन मल्होत्रा को गहरी जलन हुई। मोटे आदमी के साथ चैट खत्म करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने एक और व्यक्ति से बात शुरू की, वैशाली मोरानी। वैशाली मोरानी हमेशा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कुछ महीनों तक बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से समय बिताया था, जो पहले से ही काफी चरम और मनमौजी था। अब वह प्रचार में व्यस्त थी, चारों ओर यात्रा कर रही थी और काफी थक गई थी। मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। सुना है तुम इंद्रपुर छोड़ चुके हो? वैशाली मोरानी ने पूछा। हाँ, अपने गृहनगर वापस जा रहा हूँ विकास के लिए। तुम्हारा गृहनगर कहाँ है? जयपुर। जयपुर, मैंने इसके बारे में सुना है, ये रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है और मुझे लगता है कि यह प्रांतीय राजधानी भी है। अगर तुम जयपुर जाओ तो क्या तुम मनोरंजन उद्योग में आने पर विचार करोगे? वैशाली मोरानी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मेरी अपनी योजनाएं हैं। रोहन मल्होत्रा ने वैशाली मोरानी के दयालु प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक तरफ देखा, जहां यामिनी कश्यप फिर से एक लाइव कॉन्सर्ट वीडियो देख रही थी, अभी भी थोड़ा उत्साहित थी। लापरवाही से रोहन मल्होत्रा ने वैशाली मोरानी को एक मैसेज भेजा, मैं बस में हूं और मेरे बगल में मैंने तुम्हारी एक कट्टर प्रशंसक को देखा है। यामिनी कश्यप ने देखा कि रोहन मल्होत्रा उन्हें देख रहे थे, जो सिर्फ एक संयोग था। वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं और रोहन मल्होत्रा को तिरछी नजर से देखा, कुछ नाराज महसूस करते हुए। मैंने पहले ही वॉल्यूम कम कर दिया है, तुम और क्या चाहते हो? ये वैशाली मोरानी की स्वर की धुन है, परम आध्यात्मिक आनंद। यामिनी कश्यप नाराज थीं। अपने आदर्श के कारण वह रोहन मल्होत्रा को थोड़ा नापसंद करने लगी थीं। इंद्रपुर में रहकर और वैशाली मोरानी के लाइव प्रदर्शन में नहीं जाना, यह एक ऐसा पाप था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अपने दिल में यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा के खिलाफ एक और आरोप जोड़ दिया। रोहन मल्होत्रा के कलात्मक स्वाद को जबरन सुधारने के लिए यामिनी कश्यप ने जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ा दिया। रोहन मल्होत्रा हंसे और वैशाली मोरानी को एक मैसेज भेजा, क्या तुम इसे सुन सकती हो? रास्ते में मैंने इसे कम से कम 10 बार सुना होगा। मैं शायद अब तुम्हारे गाने के बोल उल्टे भी सुना सकता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम इसे सुनाओ और मैं सुनूंगी। वैशाली मोरानी ने एक हंसने वाला इमोजी भेजा। अल्पविराम। चैट खत्म करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने कुछ हद तक शोरगुल वाले ध्वनि को सुना और जल्द ही सो गए। एक शांत रात के बाद कोच जयपुर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसमें पहुंचने में 3 से 4 घंटे बाकी थे। रोहन मल्होत्रा अपनी देह को खींचने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि कोच उतना आरामदायक नहीं था जितना स्लीपर, हाई स्पीड ट्रेन या हवाई जहाज, इसका अपना आकर्षण था और रास्ते में दृश्यों का आनंद लेना भी बुरा नहीं था। आखिरकार जयपुर अब नजदीक था।
रक्तकमल, जयपुर में समूह उद्योगों की खोज करो, सबसे तेज विकास करने वाली, सबसे अधिक संभावनाओं वाली, और मेरी वर्तमान स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कंपनी ढूंढो, रोहन मल्होत्रा ने चुपके से इच्छा की। निश्चित रूप से, रक्तकमल ने जवाब दिया। खोज परिणाम ने रोहन मल्होत्रा को हैरान कर दिया। एक मीडिया कंपनी, रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। इंद्रपुर में, उन्होंने एक छोटी मीडिया कंपनी, नव समाचार के लिए काम किया था। उसके बाद, वह सेंट्री निर्माण, एक रियल एस्टेट कंपनी, में चले गए। आश्चर्यजनक रूप से, जयपुर लौटने पर, वह फिर से मीडिया की ओर जा रहे थे। बात करें तो, मीडिया वास्तव में मेरा विषय है, रोहन मल्होत्रा अपने चेहरे को खुरचने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी युवा हूँ, आप किस शादी की बात कर रही हैं, क्या आप थोड़ा पुराने जमाने की नहीं हो रही हैं? यामिनी कश्यप अपने ईयरफोन्स लगाकर फोन पर थी, जिसने रोहन मल्होत्रा को उनके विचारों से बाहर निकाला। आप क्या सोच रही हैं, मेरे भगवान, क्या मैं पिछले युग में जी रही हूँ? यामिनी कश्यप की आवाज अनजाने में ऊंची हो गई क्योंकि उन्होंने तीव्र विरोध व्यक्त किया। और वैसे भी, आपने कहा कि उनका परिवार औसत है, सिर्फ मध्यम वर्ग। मैं, यामिनी कश्यप, शायद किसी अमीर परिवार में शादी करने का सपना न देखूं, लेकिन मैं रोजमर्रा के खर्चों की चिंता नहीं करना चाहती। नहीं, मैं पैसे की दीवानी नहीं हूं, लेकिन लोगों को कुछ आकांक्षाएं तो होनी चाहिए, है ना? मैं आपसे पूछ रही हूं, वह लड़का क्या करता है, उसका करियर? रोहन मल्होत्रा ने यामिनी कश्यप की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लड़की उसी समस्या का सामना कर रही थी जो सभी उम्रदराज अविवाहित महिलाएं करती हैं। तुम्हारी माँ सोचती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ईमानदारी से, यामिनी कश्यप की सूरत और स्वाद के साथ, उनकी मांगें ज्यादा नहीं थीं। लड़के की योग्यताओं के बारे में पूछना केवल उसकी आय नहीं, और उसके करियर के बारे में पूछताछ करना यह दर्शाता था कि उनकी आकांक्षाएं थीं। आकांक्षाएं होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर भी, रोहन मल्होत्रा को यामिनी कश्यप के रिश्ते के उम्मीदवार के लिए थोड़ा सहानुभूति महसूस हुई, और एक पुरुष के रूप में थोड़ा मजा भी। किसी सुंदरता का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। पता नहीं कौन सा बदकिस्मत लड़का यामिनी कश्यप के साथ रिश्ता जोड़ा जाएगा। यामिनी कश्यप को शिकायत करते और गुस्सा होते हुए, फिर भी असहाय सुनकर, रोहन मल्होत्रा को यह अजीब तरह से ताज़ा लगा। ये लड़की, पता नहीं किस तरह के अजीब इंसान से टकराएगी। लेकिन फिर, मुझे इससे क्या, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। रोहन मल्होत्रा अपने कंधे उचकाने से खुद को रोक नहीं पाए।